सजदे में जाके दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मुहम्मद मुहम्मद मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला खुश नसीबी ने मेरा साथ दिया, बचपन से खुश नसीबी ने मेरा साथ दिया, बचपन से मेरे होठों पे है आका की सना, बचपन से मेरे होठों पे है आका की सना, बचपन से जिक्र अहमद में गुज़रते गए शब रोज़ मेरे, जिक्र अहमद में गुज़रते बस शौक़ मेरा बचपन से नात ख़्वानी है, बस शौक़ मेरा बचपन से बेजता जानती है मुझे तैबा की हवा, बचपन से जानती है मुझे तैबा की हवा, बचपन से जिंदगी ज़ुबान पर ये दुआ बचपन से है, माँ की ज़ुबान पर ये दुआ बचपन से मेरे होठों पे है आका की सना, बचपन से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। आप सब लोगों को मैं वेलकम करती हूँ आज के शो पर। माजरत के साथ कि कल मैं नहीं आ सकी और कुछ तबीयत मेरी नासाज थी। आप लोग कैसे हैं? 18वां रोजा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे गुजर रहे हैं रोजे? अच्छे गुजर रहे हैं? गर्मी कितनी लगती है? बहुत। और जब गर्मी लगती है तो फिर क्या करते हैं आप लोग उस रोजे की आलम में? सो जाते हैं? अच्छा, क्या रूटीन होता है? क्या रूटीन होता है मुझे बताएं। सहरी करने के बाद कितने बजे सुबह उठते हैं? जल्दी जल्दी बताएं, अगर शो पे नहीं आना हो। माइक तो उठाओ, घर लेके जाओगी क्या? हाँ, सोते ही नहीं है सहरी करके। सहरी अगर शो में आना होता है हाँ, तो जागे रहते हैं। फिर जागे रहते हो और उसके बाद फिर घर जाके क्या करते हो? ढेर सो जाते हैं। फिर बच्चे ट्यूशन आते हैं, उन्हें ट्यूशन पढ़ाते हैं। ओह अच्छा, चलो तुम्हारे तो अपने बच्चे नहीं है, तुम्हारे ट्यूशन के बच्चे हैं। जिनके अपने बच्चे हैं वो बताए कि वो क्या करते हैं, बच्चों को कैसे टैकल करते हैं, बच्चों को कैसे समझाते हैं। स्कूल भी नहीं जाना, छुट्टियां हैं, क्या करती हैं? जल्दी से बताएं जिसके अपने बच्चे हैं। हाँ जी। ये कि सहरी के बाद तो सोते ही नहीं है जी। नमाज पढ़ने के बाद कुरान पढ़ते हैं। बिल्कुल। उसके बाद नींद नहीं आती है तो सुबह हो जाती है। उसके बाद अपने रूटीन के काम वगैरह शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। बस बच्चे सोते रहते हैं उनके, उसके बाद उन्हें उठाया जाता है। बच्चे वाले नहीं सो सकते, कह रही हैं जरा माइक इधर भेजिए, इनके दुखड़े मैं सुनना चाहती हूँ सुबह सुबह। ये भेजिए जरा माइक, पार्सल कीजिए। हाँ भाई, पहले तो सबसे पहले बताओ बच्चे हैं कितने? एक बेटी है। एक बेटी में तुम्हारा ये हाल है? 7 के बराबर है। 7 के बराबर? माशाल्लाह। तो क्या वो सोने नहीं देती? आँख लगी, हाँ, भूख लग रही है, कुछ दे दो। फिर खाना खिलाया? फिर रख लो। हाँ, खिला दो मम्मा, खिला। क्या सो रही हो मम्मा? नहीं सोना मम्मा, प्लीज नहीं। अच्छा, खाना खिलाने के बाद फिर सोने लेटो, फिर क्या होता है? नहीं सोने देती ना, खेलो। फिर दोबारा आती है मम्मा वॉशरूम जाना है। हाँ बिल्कुल। फिर सो जाती, फिर कहती मम्मा वो पड़ोस में खेलने जाओ। बिल्कुल। आइडिया, एक आइडिया, पड़ोस में भेज दिया करें, बेच के सो जाया करें। दोस्तों क्या बाहर भेज, ये भी मैंने किया। फिर का एहसन बुला रहा है तुम्हें। हाँ, गई सामने एहसन के साथ केट के बच्चे उठाए घर में, मेरे घर में 3 बिल्ली के बच्चे। मतलब पड़ोसन ने, बराबर वाली पड़ोसन ने आपके घर वही एक बच्ची, उसके साथ 3 बच्चे बिल्ली की ओर आ गए। ये हाल है। बस अल्लाह ताला कबूल करे। बस उस वक्त कहते हैं नल्ला मा साबरी, अल्लाह ताला रज़े कबूल कर लो। ये देखे जरा। अच्छा, औरतों की आदत क्या होती है ना, उनको जब कोई तैयारी करनी होती है, ये गुलाबी वाला जोड़ा पहनूं या ये काला वाला जोड़ा पहनूं? काली में पतली लगूंगी, काला पहन लेती हूँ। अफ्तारी में क्या बनाऊं आज? दही बड़े मीठे वाले बनाऊं या फीके वाले बनाऊं? हाँ, कंफ्यूजन चलती रहती है। हम लोग हमेशा बहुत पजल्ड रहते हैं। मियाँ के जेब से पैसे निकालूं या ना निकालूं? देख ना लें, वॉशरूम में है, निकालूं या नहीं निकालूं? निकालूं या नहीं? पड़ोसन से जो लड़ाई हुई है उसकी सुलह करूं या नहीं करूं? तेल मांगने जाऊं या नहीं जाऊं? हाँ, सास की बातें आज इग्नोर करूं या ना करूं? लड़ाई कर लूं? कुछ हमारे या चलता रहता है दिमाग में। ये या जो है ना औरतों के साथ कनेक्टेड है। मर्द इसको इतना नहीं प्रॉब्लम में लेते, औरतें ज्यादा हर वक्त अपने दिमाग में जो है वो पजल्ड रहती हैं और समझ नहीं आता उनको ये करे या वो करे। लेकिन खैर जाहिर है औरतों की फितरत है कि वो या में अटकी रहती हैं। या के हवाले से आज कुछ मैं बात करना चाहूँगी आप लोगों से। और यहाँ सबसे पहले मैं हुरिया को सलाम दुआ करूँ। भाई माशाल्लाह इतनी प्यारा तुमने नात पढ़ी है। और उसके बाद कैसी हो? ठीक ठाक। आपकी कुछ लोगों के पास फैसला करने की ताकत होती है और वो या के इस घेरे में नहीं घूमते रहते। कुछ लोगों के पास फैसला करने की इतनी ताकत होती है कि वो अपने तो फैसले करते हैं, साथ आस पड़ोस के लोग और अपने जो भी और उनके जानने वाले उनसे फैसले करवाते हैं। आप मुझे मशवरा दें, मैं ये करूं या वो करूं? हुरिया से मैं पूछती हूँ, हुरिया आप में कितनी ताकत है या से इधर से उधर होने वाली बात? या से पहली वाली बात पर ज्यादा तो रहती हूँ मैं। क्या चीज? कंफ्यूज तो मैं रहती हूँ अक्सर। हाँ, लेकिन क्योंकि वो जो बात हो रही है कि हाँ खवातीन में बात होती है ज्यादा, लेकिन होता ये है कि मैं अब ये निस्बत वाली बात है। गौस पाक के नाम से 11वीं का जो निस्बत है, मैं कोशिश ये करती हूँ कि अगर मैं 2 जगह पे फंस गई हूँ तो मैं 11 नंबर जिस पे आ जाता है मैं उसको पूरा करती हूँ। अरे वाह, होए होए, जबरदस्त। अच्छा, ये तो हो गई या वाली बात, लेकिन एक वाकया किस्सा मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अमानत एक ऐसी वो कहते हैं ना कि एक ऐसा फर्ज है हमारा कि जब आपके पास कोई अमानत रखवाता है तो आपको उसकी बहुत हिफाजत करनी पड़ती है
और आप कभी कभार इतना ज़्यादा मतलब उस अमानत को कि उसमें कोई ख़यानत ना हो जाए उसके मामले में इतना सिक्योर्ड हो जाते हैं कि आप सबसे लड़ रहे होते हैं कि ज़रा भी इस चीज़ को कोई छेड़े ना। अब जैसे ऑफिस की कोई फाइल है, वो अमानत है, कोई ज़रूरी फाइल है, बच्चे ने फाड़ दिया, बच्चे ने कुछ गिरा दिया, उसकी खैर नहीं होती। ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो अमानत मतलब अमानत को बहुत ज़्यादा, अमानत के ऊपर बड़ा जोर दिया गया है हमारे मज़हब में कि अगर पुराने ज़माने में बैंक्स वगैरह तो होते ही नहीं थे, कोई ऐसा ही भरोसेमंद शख्स होता था जिसके पास अमानतें रखवाई जाया करती थी और सब उस पर भरोसा करते थे। भरोसे पे ही ये दुनिया चल रही थी। अल्लाह के एक वली के पास 2 शख्स आए और उन 2 अशखास जो थे उनमें डिस्प्यूट ये था कि एक शख्स ने दावा किया कि मैंने दूसरे शख्स के पास अमानत अपनी रखवाई थी और ये मुकर्रा है, मेरी अमानत में खयानत कर चुका है, मेरी अमानत को वापस नहीं लौटा रहा। दूसरा शख्स कहता है इसने मेरे पास कोई अमानत रखवाई ही नहीं, तो मैं कैसे इसकी अमानत वापस करूं? जब इसने मुझे कोई चीज़ दी ही नहीं रखने को, कोई माल ही नहीं दिया मुझे अपने पास रखने को, तो मैं कैसे उसको वापस करूं? मैं बेगुनाह हूं और मुझ पर सरासर इल्ज़ाम है मैंने कोई अमानत में खयानत नहीं की। दोनों जो अशखास हैं वो अपनी बात पर अड़े हुए होते हैं। तो जो अल्लाह के जो वली हैं वो कुछ सोचते हैं, कहते हैं ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, जिस जगह तुमने ये अमानत उस आदमी से जो अमानत का दावा कर रहा होता है कि मैंने दी है, जिस जगह तुमने इसको जो ये अमानत है तुमने इसके हवाले की थी, तुम उस जगह जाके ढूंढो या उस जगह जाके देखो या उस जगह जाके सोचो, तो तुम्हारा जहन खुलेगा कि कब भी थी, क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, और क्या पता तुमने कहीं और ना रखी हो। अच्छा जी, ये वो शख्स कहता है ठीक है जी। वो चला जाता है उस जगह जहाँ उसने अमानत उस दूसरे शख्स के हवाले की थी। दूसरे शख्स को ऑब्जर्व करने के लिए वली कहते तुम बैठ जाओ, और वो अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन वो मशगूल होने का सिर्फ वो कहते हैं एक तरह से दिखावा कर रहे होते हैं, वो इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा होता है कि अगर ये ज़रा बेचैन होगा या कुछ ऐसी इसमें बेचैनी होगी तो शायद इसने अमानत ली होगी, खयानत कर रहा होगा, और अगर ये सुकून से बैठा रहेगा तो इसने ऐसा कुछ नहीं किया। वली ने ऑब्जर्व किया कि वो बिल्कुल सुकून से बैठा रहा, उसको कोई डर ही नहीं था, कोई खौफ ही नहीं था, सुकून से बैठा रहा। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वो शख्स अपने ही उसमें कामों में मशगूल हो गया तो एकदम वली ने इसके ऊपर तवज्जो दी और कहने लगे कि अच्छा तुम बताओ कि क्या ये उस जगह तक पहुंच गया होगा जहां इसने अमानत तुम्हारे हवाले की थी? तो एकदम बेसाख्तगी से, बेख्याली से उस दूसरे शख्स के मुंह से निकला, नहीं नहीं सर साहब वो नहीं वो तो बहुत दूर है, अभी नहीं पहुंचा होगा, वो जगह तो बहुत दूर है। वहीं पे जी उन्होंने पकड़ लिया उसको कि ये इसका मतलब इसने अमानत में खयानत की है और इसने अमानत उस आदमी से उसी जगह पे ली थी जहां इन्होंने भेजा, दरख्त के पास। वहीं पे वो फौरन हुक्म देते हैं उसको कि तुम फटाफट जो अमानत तुमने इससे ली है वो इसके हवाले करो और मेरी नज़रों से यहाँ गायब हो जाओ। तो ये जो झूठ है इसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर भी आपकी पकड़ होती है, कभी ना कभी ज़रूर आपकी पकड़ होती है। तो बहरहाल आज किस्सा अमानत और ख़यानत का है और गुफ्तगू मैंने ये शुरू की थी कि आप या के बीच में अटके रहते हैं। या के बीच की गुफ्तगू इसलिए शुरू की थी क्योंकि हम अक्सर मेकअप में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। हम खुद अपने आंखों पे लाइनर लगाते हैं और हमें नहीं पता होता कि ये लाइनर छोटा है या बड़ा, मोटा है या पतला। हम शीशे से सवाल कर रहे होते हैं ये लिपस्टिक का कलर मुझ पर सूट करेगा या नहीं करेगा, ये आई शेडो जो मैं अपनी आंखों पे लगा रही हूँ तो पता नहीं ये मेरे जोड़े के साथ जा रहा है या मेरे फेस पे अच्छा लग रहा है या नहीं, बाल खुले रखूँ या बांध दूँ। सुबह रोज मुझे यही टेंशन होती है कि खुले रखूँ या बांध दूँ। तो ये जो या है ये हमारी जिंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है और इस या को ज़रा सा पुख्ता करने के लिए, यानी कि आपको पता चले कि वो जो या से पहले वाली चीज़ है वो आपके लिए बेहतर है या के बाद वाली चीज़ आपके लिए बेहतर है, आज का शो डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे मुख्तलिफ मेकअप स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट होंगे जो अपने एक्सपीरियंस से आपको आगाह करेंगे। आज आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें कॉल्स कर सकते हैं और कॉल्स करने के बाद आप सवाल वो कर सकते हैं जिसमें आप या में अटक जाते हैं कि आप खुद डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको पहले वाली चीज़ करनी चाहिए या बाद वाली चीज़। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज एक इन्फॉर्मेटिव शो है आपके लिए। किस मेकअप से कितना नुकसान पहुंचता है, किस मेकअप के कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी आप पर, कौन सी बुरी लगेगी, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक ब्रेक होगी और ब्रेक के बाद आप दोबारा हमारे साथ यूँ मिलेंगे जैसे रोज़ मिलते हैं। रमज़ान करीम।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब मैं क्या करूं, आपको कोई ऐसा सेगमेंट दिखाऊं जिससे आपको भी फ़ायदा पहुंचे और आपकी वजह से किसी और को भी फ़ायदा पहुंचे, या मैं आपको कोई ऐसा सेगमेंट दिखाऊं जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी हो। क्या करूं, फैसला कर लिया मैंने। पहले प्रोग्राम की शुरुआत मैं इस तरह करूंगी कि मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोग जो ढूंढ रहे होते हैं कि वो अपने माल को साफ़ कैसे करें, यानी कि वो अपनी ज़कात कहाँ अपनी ज़कात की प्लेसमेंट कहाँ करें, जो उनको एक सुकून हासिल हो दिल को कि हमने जो पैसा मदद करने के लिए दिया है वो सही तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। और ये एक हमारा प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स फराहम कर सकते हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट से, कुछ ऐसे इदारों से लोगों को बुलाकर आपको ये यकीन दहानी करा सकते हैं कि वहाँ काम हो रहा है, और वहाँ काम होने की वजह ये है कि आप अपने एहतियात उधर जमा कराते हैं। मैं जिक्र करना चाहूँगी इंडस हॉस्पिटल का। आपने हॉस्पिटल का नाम सुना होगा। बहुत सारे ऐसे मरीज़ जो अपना इलाज नहीं करवा सकते या उनके पास वसाइल नहीं होते, और बीमारी तो ज़ाहिर है ये देख कर नहीं आती कि ये गरीब है या ये अमीर है, बीमारी तो बस आ जाती है। जिस पे बुरा वक्त आना होता है उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जब बुरा वक्त आ जाता है तो उसको सही करने के लिए दूसरा इंसान ही इंसान के काम आता है, और वो दूसरे इंसान आप हो सकते हैं या वो डॉक्टर्स हो सकते हैं जो इस हॉस्पिटल में काम करते हैं। इस वक्त मेरे पास यहाँ मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल बारी खान साहब, जो कि कंसल्टेंट हैं, कार्डियक सर्जन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। हमारे सामने यहाँ बैठे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग जो शायद इंडस हॉस्पिटल के बारे में नहीं जानते हों, मैं चाहती हूँ कि वो आज जाने और उनको पता चले कि इंडस हॉस्पिटल में कौन कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं और कितने जो लोग आते हैं उनको कितनी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, अगर उनके पास पैसे हैं या नहीं है, कितनी परसेंटेज पे करनी पड़ती है। देखिए, इंडस हॉस्पिटल कुरंगी क्रॉसिंग में वाक़ 150 बेड का हॉस्पिटल है जो 2007 में शुरू हुआ था, जहाँ मेयारी इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है। अच्छा। वहाँ कोई कैश काउंटर ही नहीं है। अच्छा, कोई कैश काउंटर ही नहीं? कोई कैश काउंटर नहीं है, जो आए उसका मुफ्त इलाज होता है। ठीक है। लेकिन एक सिस्टम है, एक लाइन के तहत होता है जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। अच्छा। उसके अलावा इमरजेंसी में जो आएगा तो उसको उस हिसाब से देखा जाता है। जैसे वेटिंग में जो आ गए, फर्स्ट कम फर्स्ट पे सर्व हो रहा था, उनके लिए कोई जगह बनाई हुई बैठने के लिए, या वो हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगा के बैठे? नहीं, वो पूरा एक सिस्टम है। इस निज़ाम के तहत उनको देखा जाता है। पहले नए जो मरीज़ आते हैं उनको फ़िल्टर किया जाता है, और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो सीनियर डॉक्टर्स उनको उनका कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट मिल जाता है। वो अच्छा, इसका मतलब वहाँ से मुफ्त इलाज होता है? बिल्कुल मुफ्त इलाज। तो वहाँ जो पैसे देना चाहे अपना इलाज के, वो उसका कोई काउंटर ही नहीं? वो कुछ नहीं है, डोनेशन बॉक्स हैं जो इतनी, क्योंकि देखें हमने अस्पताल बनाया गरीब लोगों के लिए और सफ़ेद पोश लोगों के लिए जो कि अपना इलाज करा नहीं सकते और किसी से मांगते भी नहीं। तो इस किस्म का अस्पताल है बिल्कुल क्वालिटी का, जहाँ हम अपना इलाज करा सकते हैं। इस किस्म की क्वालिटी रखी हुई है। डोनेशन बॉक्स है, कोई अपना कंट्रीब्यूट करना चाहे वो 1 रुपये दे, 100 रुपये दे, 1000 रुपये दे, लाख रुपये दे, डोनेशन बॉक्स में डाल दे, या लेकिन हमारे मेजॉरिटी लोग जो है ना वो गरीब लोग हैं। अच्छा। और यहाँ पर इस इंडस हॉस्पिटल में तमाम किस्म के इलाज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या इलाज होते हैं? यहाँ पर कार्डियक सर्जरी होती है, कार्डियोलॉजी की इंटरवेंशंस होती है, यूरोलॉजी होती है, ऑर्थोपेडिक्स होती है। सिवाय इस वक्त क्योंकि अगर हम आसान अल्फाज में करें, कार्डियक यानी दिल से रिलेटेड है, ठीक है, दिल के अमराज जो दिल के अमराज हैं, उसमें एंजियोप्लास्टी होती है, वो भी हो जाती है। बाईपास ऑपरेशन होता है, बाईपास भी हो जाता है। बाईपास ऑपरेशन, बाईपास का तो काफी खर्चा होता है। जी बिल्कुल। और फिर इसके बाद ऑर्थोपेडिक्स के होते हैं, घुटने तब्दील किए जाते हैं, वो भी घुटने तब्दील, जी वो भी किए जाते हैं। मतलब इस वक्त तमाम डिसिप्लिन वहाँ पर हैं। सिवाय हड्डियों का इलाज होता है, हड्डियों का, गुर्दों का, मेडिसिन राइट का। सिवाय इस वक्त हम दिमाग के इलाज नहीं कर रहे क्योंकि जगह की कमी है, और अभी मैटरनिटी हमने शुरू नहीं किया है क्योंकि लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शुरू नहीं करेंगे। इंशाल्लाह अभी हमारे एक्सपेंशन प्लान्स हैं, उसमें ये जितने डोनेशंस बढ़ती जाएंगी उतनी ही आप ट्रीटमेंट्स और बढ़ाते जाएंगे। जी वो उसके हवाले से नहीं, वो तो बेसिकली अभी तो हमारी लिमिटिंग फैक्टर जो है ना बेड्स हैं, 150 बिस्तर हैं। 2 करोड़ की आबादी में 150 बेड जो है ना एक
आटे में नमक के बराबर है या दरिया में कतरा भी नहीं है। तो जगह है आपके पास और जो एक्सटेंड कर सकते हैं? जी 20 एकड़ जगह हमारे पास है। अच्छा। हमारा एक्सपेंशन प्लान है इंशाल्लाह अगले 10 साल के ये सारी जगह वगैरह भी आपको डोनेशंस में ही मिली है? जी जगह पूरी। और कुछ इसके चेयरमैन वगैरह मतलब हमारा एक बोर्ड है। अच्छा, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइज कंपनी रजिस्टर्ड है SECP के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो कि इसको ओवरसी करते हैं, जिसमें फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, डोनर्स हैं, और उसके अलावा फिर एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जो कि उसको चलाता है, जो डॉक्टरों जैसे अब अगर आप टीवी पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं और वो चाहते हैं लोगों की मदद करना, पर उनको कोई इदारा नहीं इस तरह का समझ आ रहा होता, तो वो किस तरह आपको डोनेशन दे सकते हैं? देखिए हमारे पास एक तो ये है कि हमारा UN नंबर है जी 111111880। ठीक है, उसमें कांटेक्ट कर लेंगे तो अगर वो चाहेंगे हमारा आदमी भी जाके ले आएगा। और एक मैं यकीन सबको करा सकता हूँ कि ज़कात का बिल्कुल शरई तकाज़ों के मुताबिक जिस तरीके से, क्योंकि उलमा का एक बोर्ड है जो कि हमको गाइड करता है, उसी हिसाब से उसको खर्च किया जाता है। अच्छा। और मेरे ख्याल में ये वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर इतनी एहतियात के साथ खर्च चीज़ें, क्योंकि हमारे लिहाज से ज़कात किसी का फ़र्ज़ है। बिल्कुल। और ये जो हम काम कर रहे हैं ये फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन ये अमानत वाली, ये अमानत है, तो उसको सही तरीके से खर्च करना, क्योंकि कल को मेरी पकड़ होती है ना, मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि उन्होंने तो हमको दे दिया, हमने तो आपको दे दिया ना भाई, अब हमारी आपने अमानत में खयानत नहीं करनी है, बल्कि अमानत को उस शख्स तक पहुंचाना है जो उसका वो कहते हैं ना कि हकदार है। बिल्कुल। और हमारे पास अच्छी बात यह है कि हमारे हॉस्पिटल में तमाम इलाज मुफ्त होता है ना जी। तो कोई यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात बताई कि वहाँ काउंटर ही नहीं है, पैसे जमा करने का वहाँ कोई काउंटर ही नहीं है। डोनेशन बॉक्स लगा है, किसी को अगर लगता है कि उसको अपने इलाज के पैसे देने चाहिए या किसी और के इलाज के लिए पैसे देने चाहिए, वो डोनेशन बॉक्स में। जी इसमें अच्छी बात यह है कि देखें जो नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर कुछ पैसे लेते हैं, कुछ फ्री कर देते हैं, ज़कात से कर देते हैं, तो वहाँ पर कुछ लोगों को जब होता है तो वो कुछ लोग झूठ भी बोल सकते हैं कि जी मेरे ऊपर लगती है। हमारे यहाँ तो उसको पता है कि इलाज उसका हो जाना है, चाहे वो मुस्तहिक ज़कात हो या ना हो। हमारा जो वेलफेयर डिपार्टमेंट उसका काम सिर्फ ये है कि वो मुस्तहिक ज़कात हमको बता दे कि ये लोग मुस्तहिक ज़कात हैं, ताकि उनका इलाज ज़कात से हो सके। अच्छा, बाकी डोनेशन का अकाउंट है जो कि बाकी लोगों का उससे हो जाता है। वहाँ कुछ चेकिंग वगैरह होती है? क्योंकि ऐसा होता है ना कि मुफ्त इलाज हो रहा है तो चलो सफाई हो रही है, नहीं हो रही है, ये जो सारे हॉस्पिटल में ख्यालात रखने चाहिए हाइजीन का और ये सारी चीज़ें, इसको मद्देनज़र रखा जाता है? जी बिल्कुल। हमने एक जो बेंचमार्क रखा था वो ये कि ऐसी जगह बनाए जहां हम अपना इलाज करा सकते हैं। अच्छा। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़बानी है, हमारे मेडिकल डायरेक्टर के वालिद साहब का ऑपरेशन वहाँ हुआ, मेरे चीफ ऑफ एनेस्थीसिया का ऑपरेशन वहाँ हुआ। अच्छा। और मेरे लिए तो आसान है कि देखें मैं बहुत बड़े दावे कर सकता हूँ टीवी पे आके जी ऐसा है वैसा है, लोग आए किसी वक्त भी आके देखें, और ऐसे वक्त में आए जब हम लोग नहीं होते, रात को आ जाए, सुबह के वक्त आ जाए। तो जितने लोग हमको आते हैं वो यही कहते हैं कि इतने रश के बावजूद आपने ये सफाई कैसे रखी हुई है। अच्छा। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि जो हमारा जो फैसिलिटी मैनेजमेंट का जो मैनेजर है ये उसका कमाल है कि उसने तो डोनेशंस का क्या सिलसिला है? क्या लोग वाकई डोनेट सही से कर रहे होते हैं या कमी है उसमें, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है? मेरे ख्याल में अगर आप नेक नीयती के साथ काम कर रहे होते हैं तो उसमें कोई कभी भी कमी नहीं आती नहीं है, और अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह अपने रास्ते खुद बनाते रहता है, तो वो चलते रहते हैं इंशाल्लाह। और अगर सही तरीके से होगा तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जो हम इसको अभी 150 से 1500 बेड पे ले जाएंगे तो इंशाल्लाह असल में इंडस हॉस्पिटल जो है ना उसकी बुनियाद यकीन पे है और यकीन अल्लाह पे। बहुत सारे मुझे शुरू में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि डॉक्टर साहब ये फ्री आप 1 साल से ज़्यादा नहीं चला सकेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल हो गए, किसी एक मरीज़ को वापस नहीं किया गया कि पैसे नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग कर रहे हैं, लेकिन मेजर जो चैलेंज हमको नज़र आता है वो ये है कि जी लोग नहीं मिलते, काम करने वाले लोग और पैशनेट लोग। तो वो फिर हमने अपनी उसका रास्ता ये निकाला है कि हम अपनी नर्सरी खुद बना रहे हैं। अच्छा। हम मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हम लोग खुद प्रोड्यूस करेंगे और उनके अंदर वो फिर आप पढ़ाई भी फिर फ्री रखेंगे ताकि वो पढ़कर जज्बा जो है ना उनके अंदर डालने के लिए, ताकि उनके अंदर जज्बा हो, ताकि ये इंस्टीट्यूशन चलता है लोगों से, पैसों से नहीं चलता। लेकिन उसमें जो इंस्टीट्यूशन में लोग काम करें उनकी तो सैलरीज होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए फुल टाइम काम करते हैं, एज पर मार्केट होता है, क्योंकि उन्होंने अपने घर चलाना है। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि कल को कोई ये कहे कि जी मैंने बड़ी सर्विस दी हुई है लेकिन उसके बच्चे कहें कि आपका बाप तो बहुत अच्छा था लेकिन लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। पहली जिम्मेदारी उनकी अपने बच्चों की है कि उनको अच्छी तालीम, उनको खाना पीना कर सके। और जनाब कहते हैं ना कि अगर एक घर का एक फर्द बीमार होता है तो पूरा कुनबा बीमार होता है।
अगर एक घर का एक फर्द तड़प रहा होता है तकलीफ में, तो पूरा कुनबा तकलीफ में तड़प रहा होता है। तो आप जो हॉस्पिटल्स में एहतियात अपने देते हैं या इस तरह के जो इदारे हैं उनको एहतियात देते हैं, उससे आप एक पूरे कुनबे को सुकून पहुंचा रहे होते हैं। उसके जो फ़र्द है उसको सेहतयाब करने में आप मदद दे रहे होते हैं। इस तरह के आप अपनी छोटी सी रकम जो आपके मतलब लाइक वो कहते हैं ना कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो रकम आप निकाल सकते हैं अपने पैसों में से, जो बचा कर पैसे हैं उनमें से रकम निकाल सकते हैं, उनसे आप मदद करें उन लोगों की। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मुफ्त इलाज हो, 150 से बेड से इंशाल्लाह 1500 बेड तक ही अस्पताल जाए और उससे आगे तक बढ़े। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना दिल खोलें और एहतियात का सिलसिला जारी करें, देना शुरू करें। यहाँ आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं अकाउंट नंबर और सही अकाउंट डिटेल्स आ रही हैं, जहाँ आप अपने एहतियात, चाहे आप इंटरनेशनल नंबर से फ़ोन करके या कहीं, मतलब जो सारे ये देखें आप आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे एड्रेस है, यहाँ आप अपने एहतियात जमा करा सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए ये जानने के लिए कि आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो क्या करना चाहिए जनाब, अब आपको करना ये चाहिए कि आपको फ़ोन करने चाहिए। जो सवालात आपके जहन में है वो फ़ोन करके आज हमसे बात करें। हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे होंगे और हमारी जो एक्सपर्ट है वो काफ़ी बेचैन लग रही है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ बैठे हैं या वहाँ बैठे हैं। बैठ चुकी हूं। हुमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुमा तय कर लेते हैं, 1 मिनट ज़रा लॉन्ग बनाएगा भाई साहब। हाँ, अब हुमा आपको बैठ के बताती हूँ, हुमा यहाँ बैठ के दिखाएं जरा। नहीं मैं ठीक बैठी हूँ, ऑलरेडी मैं बात कर रही अरे हुमा तय कर लो कहाँ बैठना है। हुमा को तय करने में कितनी प्रॉब्लम होती है कि मैं ये करूँ या वो करूँ? ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं? ज्यादा नहीं। पजल नहीं होती? नहीं, आराम से फैसले कर लेती हूँ। हाँ, वो इंट्यूटिवली फील हो जाता है कि मुझे क्या सही है, क्या करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ एक और एक्सपर्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद है। बड़ा मजेदार कॉम्बिनेशन बनेगा आज सारे एक्सपर्ट्स का, और वो मैं आपको भी बताऊंगी कि क्या बनेगा। यहाँ डॉक्टर उम्मे राहिल भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप या में कितना फंसती हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है मुझे करना क्या है? यकीन होता है। यकीन होता है? तो आपके मियाँ भी अगर या में फंसते तो आपसे मशवरा लेते हैं? नहीं, सब अपना अपना फैसला खुद करते हैं। सब अपना अपना फैसला खुद इंडिपेंडेंट चल रहे हैं भैया। अच्छा जी, यहाँ एक और एक्सपर्ट है। कभी कभार जो है ऐसा होता है जब वो नहीं आते तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपना मेकअप खुद करूं या शहजादी से कराऊं। तो अक्सर शहजादी करती है क्योंकि वो बहुत अच्छा मेकअप करती है। तो आइए, जो मेरे छुट्टी बाज मेकअप आर्टिस्ट हैं वाजिद खान, जो मुझे बड़ा तपाते हैं कभी कभी छुट्टियां करके, लेकिन बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, क्योंकि उनकी वजह से मुझे लगता है कि वो मेरी आंखों का मेकअप बहुत अच्छा करते हैं, तो मेरी आंखें अच्छी लगती हैं और मेरी बेस भी बड़ी अच्छी लगाते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं वाजिद खान। देखिए फिर यहाँ का सवाल आ गया। ओके। फिर यहाँ का सवाल आ गया। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों की कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं है ना? नहीं। वरना अगर आप बताएं मैं इसको दूसरे सोफे पे भी बैठा सकती हूँ। किसी से कोई लड़ाई नहीं। अक्सर एक ही प्रोफेशन के जो लोग होते हैं उनकी आपस में रिफ्ट्स होती हैं। ओह सॉरी, मेरा फ़ोन बज रहा है, ये मेरे रंग वाले का फ़ोन होगा, ज़रा मैं साइलेंट कर देती हूँ क्योंकि मेरे घर में काम हो रहा है, तो रंग वाले, प्लम्बर और कारपेंटर सबके फ़ोन आएंगे। सॉरी। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि फैसला करना कितना मुश्किल होता है। वाजिद खान, आपके मेरी छुट्टियों की बात हो रही थी, आपकी छुट्टियों की भी बात हो रही थी। मैं भाग जाता हूँ ना ऑन एंड ऑफ, मैं फोन बंद कर देता हूँ, उठाता नहीं हूँ, फोन कर रहे होते हैं लोग और फिर तब मैं 3 दफा सवाल किया, आज मैंने 3 दफा सलाम किया। वाजिद ने सोचा कि इससे पहले कि मैं शुरुआत करूँ वो शुरुआत कर लेते हैं। वाजिद खान छोड़े, आपकी सिर्फ तारीफें होंगी आज, कोई बुराइयां नहीं। ठीक है। सब वो दरवाजे के पीछे। ठीक है। वाजिद खान, आपको फैसले करने में कितना मुश्किल दरकार होती है? जब आप दुल्हने बनाते हैं तो आपको लगता है कि इस दुल्हन के ऊपर इस तरह का मेकअप सूट करेगा या उस तरह का मेकअप? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं? ऐसा नहीं है। इट्स बिन 13 इयर्स हम मेकअप कर रहे हैं। 14 साल हो गए, तो अब तो हमें बहुत चीज़ों का पता चल गया। और आपने पैदा होते ही मेकअप शुरू कर दिया? और जब आप करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलना लग जाता है कि अच्छा इन आंखों पे ऐसा लाइनर लगेगा, इस पे ये कॉन्टूरिंग होगी। अच्छा,
ये कलर लगाना है, इस तरीके के बाल बनेंगे। तो अच्छा, हम पहला सेगमेंट हेयर से शुरू करते हैं, ठीक है ना, बालों से शुरू करते हैं। अब आप दोनों एज हेयर स्टाइलिस्ट यहाँ मौजूद हैं जी हाँ। और ये जो हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर उमेरा हिल, ये क्या हो रहा है, सबके फोन क्यों बज रहे हैं? हमारे डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब आ गए? डॉक्टर आजम साहब को भी भेज दीजिए जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर आजम हमें बताएंगे कि जो हम ट्रीटमेंट्स बालों में कराते हैं एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट, वो बताएंगे कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और उसको ट्रीट कैसे कराया जाए। तो हमारे पास आज जो एक्सपर्ट्स हैं यानी हुमा और वाजिद खान, ये हमें बताएंगे कि हम बालों के क्या क्या ट्रीटमेंट्स आज के ज़माने में ले सकते हैं और उन ट्रीटमेंट्स से क्या साइड इफेक्ट्स होंगे वो बताएंगे। डॉक्टर आजम साहब प्लीज़ आ जाइए। डॉक्टर आजम डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, मैं नहीं चाह रही कि आप लोगों की आज लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन मैं चाहती हूँ लोगों को पता चले साइड इफेक्ट क्या है और अगर साइड इफेक्ट है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि लोग रिबॉन्डिंग्स भी करा लेते हैं और भी बहुत सारे पर्मिंग्स भी करा लेते हैं, लेकिन उसका ख्याल नहीं वो रख पाते। तो यहाँ आप एक गाइडलाइन देने के लिए हैं कि ख्याल रखने के लिए आपके पास अगर आएंगे एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आएंगे तो उनको क्या कराना चाहिए, और फिर अगर वो मेडिसिन इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते तो घर की क्या चीज़ें हैं ऐसी जिसकी वजह से वो डॉक्टर उमेरा हिल के नुस्खे आजमाएंगे घर पर और वो अपनी खुद घर पे ही वो कर सकेंगे, निगराश कर सकेंगे। सबसे पहले हेयर में आप भी बताइए और आप दोनों बताइए कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स आजकल इन है। ट्रीटमेंट्स तो आजकल डिफरेंट ब्रांड्स के हैं जो मार्केट में आए हुए हैं। जैसे अगर फर्ज करें मुझे अपने बाल सीधे कराने, डेड स्ट्रेट, जी एक रिलैक्सेशन होती है, उसको हम रिलैक्सिंग है, लॉरियल की एक्सटेंसिव रिलैक्सिंग है, हाँ। रिबॉन्डिंग है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ची ब्रांड है उनकी, और इस तरह से 3 चीजें जिनकी वजह से अपने बालों का टेक्सचर आप चेंज कर सकते हैं। हाँ। अगर आपने कर्ल्स लेने तीनों जो प्रोसेस हैं उसका टेक्सचर एक ही जैसा होगा? जी, सेम होगा या थोड़ा सा फर्क होता है? नहीं, सेम होता है। जो हम रिलैक्सिंग करते हैं उसमें थोड़ा सा बालों में वॉल्यूम रहता है, अदरवाइज ट्रांसफॉर्मेशन में और रिबॉन्डिंग में बिल्कुल बाल पोकर स्ट्रेट होते हैं और आपके फिर तब तक बाल सीधे रहते हैं जब तक आपकी नई ग्रोथ नहीं हो जाती। अच्छा। और रिलैक्सिंग में ये होता है कि आप बालों में कर्ल्स कर सकते हैं, बाल थोड़े से उसमें ज्यादा पोकर स्ट्रेट रिलैक्सिंग बेसिकली वॉल्यूम देता है? नहीं देता, वो आयरन इफेक्ट है, बट उसके बाल बिल्कुल चाइनीज की तरह सीधे नहीं होते। हाँ। थोड़े से उसमें आप उसमें रख सकते हैं कि अगर आप बालों में आयरनिंग ना करें और आप ब्लो ड्राई करके उसका न्यूट्रलाइजर लगाएं तो आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। हाँ। अगर किसी को बाल बहुत फ्लैट चाहिए, जिनके बाल बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं और कर्ल्स उनके फ्रिज आउट हो जाते हैं और इतना वॉल्यूम हो जाता है, तो वो आयरन करा लेते हैं। वाजिद, कौन कौन से ऐसे बाल हैं जिसपे ये ट्रीटमेंट्स नहीं हो सकते? देखिए, ट्रीटमेंट तो बना ही करने के लिए है ना, एप्लीकेशन की आपकी बात होती है। हाँ। आपको पहले बाल समझने होते हैं। अगर आपके ड्राई डैमेज बाल आ गए हैं, हाईलाइटेड पोरस बाल हैं या वर्जन बाल हैं, तो केमिकल बने ही उस तरीके से हैं। फार्मूला नंबर 1 है, फार्मूला 2 है, फार्मूला 3 है, तो आप अकॉर्डिंग उसके आप फार्मूला अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वर्जन बालों के ऊपर आपने कलर ट्रीटेड का लगा दिया। करें आपके पास कोई मेहंदी लगा कर आ गया है कि मेरे फला डाई कर दें, तो हम केमिकली ट्रीटेड लगाएंगे उसके ऊपर। अच्छा। क्योंकि केमिकल है, मेहंदी भी एक केमिकल है ना, तो हम केमिकली ट्रीटेड लगाएंगे और उसको उसी तरीके से डील करेंगे। हाँ। तो ये है। और बात जहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन की है या स्ट्रेटनिंग की है, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन में भी बाल सीधे हो जाते हैं, बट वॉल्यूम के साथ सीधे होते हैं, और उसमें आप कर्ल्स भी कर सकते हैं, ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। यानी पहले जमाने में रिबॉन्डिंग आया था तो आप रिबॉन्डिंग में कर्ल्स नहीं दे सकते? नहीं। अच्छा, रिबॉन्डिंग जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल है, वो बालों के टेक्सचर को टोटली चेंज कर देता है। अच्छा, ज्यादातर जब आप रिलैक्सिंग करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें भी लोगों को यूजुअली ये होता है कि बेसिकली वो खवातीन जो ऑफिस जाती हैं या बैंक्स में काम करती हैं, जो भी काम करती हैं, उनको सुबह उठ के बाल बनाने में, क्योंकि कराची का जो मौसम है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत होती है, फ्रिज बहुत आ जाता है बालों में। आप ब्लो ड्राई करके निकलो तो 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद आपका ब्लो ड्राई थोड़ा सा अपनी असल शक्ल को चेंज कर देता है। इस ट्रीटमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, इस ये करने के बाद जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में आप ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं, आप कर्ल्स भी कर सकते हैं, लेकिन रिबॉन्डिंग वाले बाल बहुत पोकर स्ट्रेट, बहुत स्ट्रेट हो जाते हैं, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। और उसमें आप कर्ल करें भी तो लिम्प हो जाते हैं। अच्छा, खुल जाते हैं। जैसे अभी आपने कर्ल्स किए ना, ये ऐसे रह सकते हैं, शाम तक रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने बालों में कोई भी ऐसा केमिकल किया होता, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रिलैक्सिंग की होती, रिलैक्सिंग में भी रह जाते, अगर आपने रिबॉन्डिंग की होती तो फिर ये नहीं रहते, ये बस शो के बाद खत्म हो जाते, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे का लिम्प कर जाते। ठीक है, तो ये होता है। ये अच्छा, मेहंदी लोग समझते हैं कि बालों का कंडीशनर होता है। मेहंदी लगाना, एक जमाने में कहते हैं मेहंदी लगाना बालों के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होता है। आप एज सैलून एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, क्या मेहंदी फायदेमंद है बालों के लिए?
मेहंदी देखिए नेचुरल चीज़ है, तो ये बालों को ड्राई करता है, लेकिन उसकी भी एप्लीकेशन का एक टाइम है। ऐसा नहीं है कि आप हर हफ्ते लगा रहे हैं, हर 3 दिन में लगा रहे हैं। वंस इन अ ब्लू मून आपने 3 महीने में एक दफ़ा आपने मेहंदी की एप्लीकेशन कर ली, अगर आप कर रहे हैं तो 4 महीने में कर लिया। ऐसा नहीं कि हर 3 दिन में आपने कॉफ़ी में लाया, उसके अंदर आपने नींबू डाला, फिर आपने बालों में लगा लिया। तो हर चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल भी बालों के लिए नुकसानदेह है। आप लगाएं जिनको मेहंदी सूट करती है। मेहंदी बालों को ड्राई करती है जी। अच्छा, मेहंदी का थोड़ा सा एक टेक्निकल जो मैंने एक्सपीरियंस भी किया और जो मैंने पढ़ा भी हुए कि आप जब हेयर कलरिंग यूज करते हैं तो कलरिंग के मॉलिक्यूल और पिगमेंट्स आपके बालों में जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं। मेहंदी जब अपने सर पे आप लगाते हैं तो मेहंदी बाल के ऊपर, क्यूटिकल के ऊपर कोट कर देती है। वो ये नहीं करती कि क्यूटिकल खुला और उसका पिगमेंट चला गया, वॉश आउट हुआ तो निकल गया। मेहंदी का सर में लग जाए तो 5 से 12 साल तक रहती है। अगर बाल कट नहीं जाते, आप उनको काट नहीं देते, तब तक वो मेहंदी सर में रहती है। मेहंदी का जितनी आप मेहंदी लगाते जाओगे उसकी कोटिंग मोटी होती जाती है। अच्छा। तो जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है स्किन के लिए, इसी तरह इन लंबे बालों के लिए, जो कि बाल हमारे लंबे होते हैं, लेंथ होती है, उन बालों के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बालों के भी क्यूटिकल होते हैं, वो ब्रीथ करता है बाल। लेकिन अगर आप मेहंदी लगाते जाते हैं तो उसकी कोटिंग से वो क्यूटिकल बंद हो जाते हैं, तो इसीलिए बालों में ड्राइनेस मेहंदी की वजह से एंड्स में बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। हमारे यहाँ खवातीन समझती है टाइम बिंग एक शाइन आ जाती है बालों में, कलर आती है, जरूर आती है शाइन। लेकिन आप सोचिए कि जब आप मेहंदी की कोट कर रहे हैं, उसके अंदर भले आप अंडे मिला दें, दहिया मिला दें, देसी घी लगा दें, वो चीज बाल के अंदर जा ही नहीं सकती, क्योंकि मेहंदी अपनी ही कोट कर देती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आती हूँ आपके पास जी। अब आपके पास मुख्तलिफ लोग आते होंगे, कभी स्किन का मसला लेके, कभी नेल्स का, कभी और थोड़े दूसरे मसले होते होंगे, और कभी हेयर का मसला लेकर भी आते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, जो ट्रीटमेंट कराए हुए हेयर्स होते हैं, जैसे पर्मिंग, रिबॉन्डिंग और इस तरह के ट्रीटमेंट्स जिनका नाम ले रहे हैं ये लोग, उससे बालों में क्या इफेक्ट्स होते हैं? देखिए, मैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं है कि जो मेहंदी का आपने सवाल उठाया, दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन बच्चे या बच्चियों के यंग एज में बाल सफ़ेद हो जाते हैं और वो डाई का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो 35 से पहले डाई का इस्तेमाल इज़ नॉट ऑन। अच्छा, नहीं करना चाहिए। मेरे पास बेतहाशा बच्चियां आती हैं या दूसरों के पास भी कि यंग एज में डाई लगाने से बाल, बकिया बाल जो हैं वो और तेजी से सफ़ेद होते हैं। अच्छा, तो यू शुड नॉट डू इट। जो अगर बच्चों के यंग एज में ही सफेद बाल निकलना शुरू हो गए तो क्या करें? रहने दें। हाई रिश्ते नहीं होंगे या खवातीन अगर हैं, रिश्ते नहीं होंगे, लड़कियों ने अगर सफेद बाल हो तो वो तो कहेंगे उम्र तो वैसी शक्ल से ज्यादा नहीं लग रही, बाल सफेद है। देखिए, जो फैक्ट है वो आई मस्ट टेल यू, मैं हालात के हिसाब से नहीं चलना, मुझे जो फैक्ट्स है आई हैव टू से दैट। आप कहते 35 साल से पहले नहीं उसको डाई करना, नहीं करें। अच्छा। दूसरा, अगर ऐसा कोई एक आधा ओकेजन आता है उस पर एक आधी बार कर लें, ठीक है, बट नॉट ऑन ए रेगुलर बेसिस। अच्छा। ये एक्सेप्टेबल नहीं। डाई से बालों को कितना नुकसान पहुंचता है, क्या होता है? बेतहाशा बाल टूटते भी हैं, बाल गिरते भी हैं, हेयर शाफ्ट को इटसेल्फ भी डैमेज होता है, क्योंकि अक्सर सैलून में मुझे लोग कहते हैं, अरे तुम पतला बाल है ना, डाई करा लो, तेरा मोटा हो जाएगा। ये अब उनका ओपिनियन है, मैं आई वुड डू माय ओपिनियन। एक बाल अगर जो पतला हो, उसके जो ऊपर बाल के जो उसकी इटसेल्फ हैज गॉट 3 लेयर्स। एक कॉर्टेक्स होती है, एक अंदरूनी मेडुलर पार्ट होता है, तो जो बाहर क्यूटिकल्स हैं हेयर के वो खराब होते हैं। अच्छा, स्प्लिट एंड्स क्यों ज्यादा हो जाते हैं? एक मिनट, मैं तो ये भी सॉरी आपको वो बहुत सारे सवाल उबल रहे हैं मेरे दिमाग में। तो यंग एज में डाई नहीं करनी चाहिए। सही। दूसरा, आप जब खान में क्लिनिक करता हूँ या दूसरी जगह, तो 10 बार मेरे पास पेशेंट्स हैं आजकल यंग एज के रिबॉन्डिंग के खास तौर पे बड़े डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं। अच्छा। और हेयर फॉल 1 से 4 महीने के अंदर अंदर हेयर फॉल लेके आती है। अच्छा। कि जी ये कराई और उसके बाद से काम खराब हो गया। सही। उसमें भी यही होता है कि रिबॉन्डिंग प्रोसेस तो ठीक था, वो डैमेज आता है बालों में डैमेज आता है। बालों को डैमेज, तो ये ज्यादा डैमेज करती है या रिबॉन्डिंग? रिबॉन्डिंग ज्यादा है। पर्मिंग का केमिकल डैमेज है जो कि इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन रिबॉन्डिंग का या एक्सटेंसो और डी एक्सटेंसो जो अब हो रहा है, इन दोनों के ज्यादा है। इसके ज्यादा केसेस आते हैं कि जी 1 महीना हुआ ये कराया था, 2 महीने हुए ये कराया था, हेयर फॉल आ गया। तीसरी बड़ी चीज़ है जो आजकल हमारी नई नस्ल को पता ही नहीं है या दे डोंट केयर अबाउट इट, कि जो आपके यहाँ पानी वाटर सप्लाई है कराची में,
या बहुत सी जगह तो पानी ही बोरिंग का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें इतने ज्यादा हार्ड वाटर है, इस कदर ज्यादा सॉल्ट्स हैं और मिनरल्स हैं कि वो इटसेल्फ इज कंट्रीब्यूटिंग, खराब भी करता है और हेयर फॉल में भी कंट्रीब्यूट। पीने के लिए तो हम आगे मिनरल वाटर पे, अब सबके घर जो है वो कैंस आते हैं मिनरल के। जी। तो क्या नहाने के लिए भी वही? नहाने में अब आपको मैं ये तो नहीं कह सकता कि, और हम मरीजों को भी इसी तरह जुमला कहता हूँ कि आप एवा या नेस्ले से नहाएं। हाँ। 1 लीटर आधा लीटर बॉटल अपनी वॉल्यूम ऑफ योर हेयर्स के हिसाब से, अगर मतलब मेल है तो आधी रख ले, एंड ऑफ द शावर पे उनसे रिंस करें। अच्छा। ताकि जो एक्स्ट्रा मिनरल या सॉल्ट्स लगे हुए हैं वो धुल जाए। अच्छा। क्योंकि ये जो रोज, अच्छा आप ये डिसैलिनेशन में तो क्योंकि दुबई या सऊदी अरब में रहा हूँ, वहाँ की कॉमनेस्ट कंप्लेन फीमेल्स की हेयर फॉल के साथ ये थी कि जब नहाती हैं या वो अपने बालों को ठीक करती हैं तो हेयर फॉल है। वहाँ क्योंकि पानी डिसैलिनेशन का है, उसमें भी वही हार्ड वाटर का इशू। ठीक है। तो यहाँ भी इंशाल्लाह ऐसा ऐसा आप डिसैलिनेशन, फिर दवाइयाँ वगैरह देते हैं और इस तरह वो हाँ उनको कंट्रोल करना पड़ता है। अब खाली ये मेहंदी एक लगा सकते हैं? मैं मेहंदी पे भी बताऊँ, मैंने मेहंदी पे रिसर्च की हुई है। ये मेहंदी का इशू अपने इशू उठाया, मैं थोड़ा सा ये कह दूँ कि खाली हेयर फॉल की ये अब एक ही वजह नहीं है कि हम रिबॉन्डिंग के पीछे आ जाएं या दूसरी रीजंस, और फैक्टर्स भी हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो कि बालों में कंट्रीब्यूट करता है हेयर फॉल्स में, वो आपकी मेंटल स्टेटस है। अगर आप इमोशनली अपसेट हो, स्ट्रेस्ड अप हो ड्यू टू पर्सनल रीजंस, फैमिली रीजंस या फाइनेंशियल रीजंस, तो दैट कंट्रीब्यूट्स टू हेयर फॉल। फिर आपका जो डैंड्रफ है वो कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप में ब्लड की कमी है, तो 9% हीमोग्लोबिन है, तो फिर आपको हेयर फॉल आएगा। आप में एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हैं, आपके में ताशा फीमेल्स में साइकिल प्रॉब्लम्स जो आती हैं, डिसबैलेंस हो गए अगर आपके हार्मोन्स, तो दैट कंट्रीब्यूट्स टू हेयर फॉल। तो ये जो चीज केमिकल्स और ये कम्स वे डाउन इन द लाइन, लेकिन क्योंकि अब अंदर से खराबी क्या है वो पहले मान लो, वो भी फैक्टर आपको देखना पड़ता है। अच्छा कि मैं यहाँ आती हूँ डॉक्टर उम्मे रही के पास, अब फर्ज करें बाल डैमेज हो गए, ठीक है, उस वक्त तो बाल बड़े अच्छे लगे, बाल डैमेज हो गए, आप क्या कर सकते हैं बालों के लिए? देखिए, सबसे जो अभी सब एक्सपर्ट्स ने बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो भी चीज़ यूज़ करनी एतदाल के साथ करनी, ठीक है। कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं जाना, चाहे वो डाई हो चाहे वो रिबॉन्डिंग हो। और जहाँ तक बात आती है मेहंदी की, मेहंदी जो तैयार मेहंदी मिलती है वो बिल्कुल आर्टिफिशियल है और केमिकल बेस होती है। ठीक है। अगर मेहंदी लगानी है तो उसके पत्ते होते हैं, लीव्स, जो फ्रेश लीव्स होते हैं वो आप लगा सकते हैं। उससे कंडीशनिंग भी होती है, कलर भी आता है और डैमेज भी नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, अभी आप नुस्खा क्या बता रहे हैं? अभी अगर हम डाई कर रहे हैं, जो डाई करता है वो डाई करेगा, इसलिए कि उसको डाई चाहिए होता है, वो नहीं छोड़ सकते चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। तो उसमें ये कि अगर हम डाई नहीं करना चाह रहे, या बहुत से लोग हैं जो डाई पे नहीं जाना चाहते हैं, तो हमारे पास एक डिफरेंट कंपाउंड हम बनाते हैं, रीठा, सिकाकाई, आंवला, रतनजोत, कड़ी पत्ता। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मुख्तलिफ आपको हकीमों की दुकानों पे, जगहों पे मिलेंगी कि पाउडर बना के देंगे। वो पाउडर कभी भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, प्योर रॉ फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। सही। वो किस तरह यूज़ करेंगे और उसके रेशो क्या होगा? इक्वल क्वांटिटी लेंगे, सब बराबर, ठीक है, सब चीज़ें बराबर ले ली हमने, और इसको हमने रात को गर्म पानी में भिगो दिया। ठीक है। सुबह इसको जो है ग्लव्स पहन के इसको मैश करेंगे। इसका कलर इतना डार्क होता है कि आपका हाथ ब्लैक हो जाता है। अच्छा। इसको ग्लव्स पहन के इसको मैश करके, और ये जो उसका लिक्विड होगा वो आप बालों में लगाएंगे। हाफ एन आवर के बाद उसको वॉश कर लेंगे, और इस तरह से जो है हफ्ते में 2 बार या 3 बार जब लगाएंगे तो नेचुरली जो है आपके बाल कलर उसका आना शुरू हो जाएगा। कौन सा कलर आएगा? डार्क ब्राउन या ब्लैक? डार्क कलर हमने इसमें रतनजोत डाला है। रतनजोत अगर हम डालते हैं तो ब्राउनिश शेड आएगा, अगर रतनजोत निकाल देते हैं तो ब्लैक शेड आएगा। अच्छा, तो ये एक तरीक़ाकार भी पता चल गया। और क्या ये हर्ब्स जो हैं वो तो नहीं, जो ये बात कर रही हैं वो 80% दुरुस्त है। लेकिन मैं जनरल नॉलेज के लिए एक बताऊं, मैंने बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट और PhD रिसर्च ओरिएंटेड था, हम लोगों ने मेहंदी की केमिकल एनालिसिस भी की है। जो प्योर पत्ता वाला मेहंदी आप कह रही हैं ना, उसकी एनालिसिस भी की है, और शायद 90% को पता ना हो कि मेहंदी का इस्तेमाल सुन्नत है, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल पता है। और वो जो हजरत ने कहा होगा किसी वजह से सोच समझ के कहा होगा। बिल्कुल। दूसरा,
कि उसमें मेहंदी इटसेल्फ की जो अब एनालिसिस करती हैं, मैंने अपने कुलीग हैं कराची यूनिवर्सिटी में, उनके साथ उनकी रिसर्च लैब से इसको किया था, तो इसमें केमिकल्स बहुत ही कम हैं। इसीलिए मैं इंसिस्ट करता हूँ कि अगर मतलब कोई खातून है जो बुजुर्ग है और वो करना चाहती हैं तो मेहंदी का इस्तेमाल कर लें, पत्ते वाली मेहंदी का इस्तेमाल कर लें, मेहंदी विद डाई ना करें। केमिकल के साथ किया तो फिर देन द स्टोरी एंड्स, वो तो फिर आप एज गुड एज केमिकल्स हो गया ना आपकी बात। तो ठीक है, तो ठीक है। विदाउट केमिकल्स जो अब आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कराची में हुआ होता है कि लोगों को पत्ते वाली मेहंदी नहीं मिलती, कहते हैं जी टावर जाना पड़ता है, पता नहीं कहाँ जाना पड़ता है। मैं कहता हूँ भाई जहाँ भी जाना पड़े जाओ ताकि बाल ना गिरे। अच्छा जी, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ ये पूछना चाहूंगी आप लोगों से, जाहिर है फैशन भी बहुत जरूरी है, वो सारी चीजें हमें पता है कि कौन सी चीज हमारे लिए खराब है, कौन सी चीज सही है, लेकिन हम लोग फिर भी फैशन के बगैर नहीं रह सकते। तो जरूरी है ये जानना कि आजकल डाइज कौन से इन है फैशन में, क्या कोई ट्रेंड्स इन है या जो जिस पे जचता है वो होना चाहिए? नहीं, सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात डॉक्टर साहब ने कही थी कि लड़कियां यंग, उनको डाई नहीं करनी चाहिए, बाल ग्रे हो जाते हैं डाई लगाने के बाद। डॉक्टर साहब हैं, मुझसे ज़्यादा इनको नॉलेज होगी, बट मैंने जितना अपनी हेयर ड्रेसिंग में पढ़ा है, मैंने भी स्कूल कॉलेजेस में से पढ़ के ही हेयर ड्रेसर बने हैं, ऐसे नहीं। उसमें ये होता है कि ग्रे बाल आपकी रूट्स में से उगते हैं और वो एक दफ़ा जब उग जाते हैं तो ये नहीं होता कि उसके बाद उनकी क्वांटिटी आपकी इनर हेल्थ की वजह से बढ़ती है और कम हो जाती है। जैसे हमारे कुछ अर्सा ज़माने पहले तक लोगों के 40s में जाके बाल ग्रे होते थे, अब टीनेजर लड़कियों के बाल ग्रे हो जाते हैं। तो जाहिर है इनर हेल्थ और हमारा जो खाना पीना है और सब चीज़ों का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। लेकिन अगर ये कह दें कि आप जी आपने हेयर डाई किया था और हेयर डाई करने से आपके ग्रे बालों की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई या आपके बाल ग्रे होने लगे, मैं बिल्कुल इसको एग्री नहीं करती, क्योंकि डाई करने से आपका जो हमारा ये बाल है इस वक्त, मैं कॉलेज के ज़माने से अपने बाल डाई करती हुई आ रही हूँ और मैंने नहीं फील किया कि मेरे बाल ग्रे हो गए थे। मेरे बाल अपनी एज के हिसाब से, अब जो आज जिस एज में मैं हूँ उस एज के हिसाब से मेरे बाल उतने ही क्वांटिटी में ग्रे हो रहे हैं जितने होने चाहिए और जहाँ से होने चाहिए, सेंटर से या साइड से या जहाँ से भी। मैंने जब मैं कॉलेज में थी, मुझे तो डाई का नहीं पता था, तब तो मैं हेयर ड्रेसर भी नहीं थी, स्टूडेंट थी, तो वो उस जमाने में ब्लीच आता था, हम घरों में ही कॉटन से अपने सर पे लगा के बड़े बड़े चंक्स बना लिया करते थे। हम लाहौर कॉलेज में पढ़ते थे और उस वक्त एक ट्रेंड था, हम करते थे ये। मैं बात कर रही हूँ 99 की, 98 की, ठीक है। तो अब जब आज तो हम टेक्निकली, मैं हेयर ड्रेसर हूँ, मैं समझ चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ, सब कुछ देख चुकी हूँ, मुझे पता है। तो ये कह देना कि बाल ग्रे होके अगर आपने ऊपर डाई लगाया और आपका एकदम से एक पैच ऑफ ग्रे निकल आया, तो वो डाई की वजह से नहीं निकला, वो अंदर से निकलता है। जैसे एक पौधे के नीचे, गार्डन में आप जब पौधा उगाते हैं तो गमले के नीचे जो खाद आप डालते हैं उससे ऊपर का पौधा निकलता है। अगर खाद गंदी डाल देंगे पौधा सड़ जाता है। इसी तरह ये बाल जिस सर के ऊपर उगता है, सर के अंदर क्या हो रहा है ये जानना, उसकी हेल्थ, उसकी स्टेट, उसकी इमोशनल स्टेट, उसका स्ट्रेस, हार्मोन्स, प्रॉब्लम्स, ब्ला 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 ब्ला। फिर हम टारगेट करते हैं कलर को। लेकिन ये कह देना कि यंग एज में, अच्छा हमारे सारे वेस्टर्न कंट्रीज की लड़कियां 12 साल की भी नहीं होती हैं, बाल डाई कर लेती हैं। Exactly. और तो ब्लॉन्ड होती हैं, वो वार्म कलर पे चली जाती हैं, जो वार्म कलर होती हैं वो से ब्लॉन्ड पे चली जाती हैं, ऐश कलर कर लेती हैं। तो हम ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं बना सकते कि बच्चे जो हैं, आज जमाना डिफरेंट है बिल्कुल। मैं जब कॉलेज में थी, मैं ना लिपस्टिक लगाती थी, ना ग्लॉस लगाती थी, ना काजल लगाती थी, मुझे इजाजत ही नहीं थी लगाने की। आजकल मेरी बेटी जो 7, 8, 9 साल की बिल्कुल है, बिल्कुल, तो उसको ग्लॉस चाहिए होती है। मेरे छोटे छोटे मेरी नीसेज हैं, उनको ग्लॉस का पता है, उनको मुझसे ज्यादा वो आईपैड्स पे खोल के उनको मेकअप मुझे बता रही होती हैं कि खाला आपको पता है आजकल नेल आर्ट में ये कलर चल रहा है। मैं कहती हूँ कहाँ से ढूंढ लिया तुमने? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारी बात अटकी हुई है या पर। अब इस या के बीच में आपको भी अटकना है और अटके रहना है पूरे प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि अभी हम हेयर पे बात कर रहे थे, अब हम किसी और एस्पेक्ट पे बात करेंगे जो कि फैशन रिलेटेड होगा, मेकअप रिलेटेड होगा। उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उसके क्या फायदे हैं, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। ब्रेक पे जाने से पहले हम हेयर को डिस्कस कर रहे थे और या में जिंदगी कभी कभी फंस जाती है, नहीं समझ आता कि ये किया जाए या वो किया जाए।
पर्म करवाए जाएं बाल या स्ट्रेट करवाए जाएं, ब्लो ड्राई करवाया जाए या फिर टाइट कर्ल्स करवाए जाएं, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। फिर आप एक चीज़ पे कदम बढ़ा रहे होते हैं, रुक जाते हैं, पता नहीं मैं ये करवाऊंगी मेरे बाल ना ख़राब हो जाएं, स्प्लिट एंड्स हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा। तो उस या से निकालने के लिए आज का प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया। हम ब्रेक पे जाने से पहले हम कहते हैं आजकल डाइज कौन से इन है भाई, क्या फैशन, क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन कौन से कलर्स? वाजिद, क्या ज़्यादातर तुम्हारे सैलून पे लोग आते हैं तो क्या करवाते हैं? आई गो फॉर ब्राउन, और आजकल ओम्ब्रे बहुत इन है, जो आपके एंड्स लाइट हो जाते हैं, वो बहुत इन है आजकल। और यानी कि एंड्स लाइट, एंड्स पे लाइट और ऊपर डार्क। हाँ, और अभी मैंने एक नई लाइन निकाली है, एक नया मैंने क्रिएट किया है कि ऊपर से लाइट है और नीचे से डार्कर शेड में जा रहे हैं। सनग्लिट के कलर्स हैं हमारे। ऐसा नहीं लगता जब ऊपर से लाइट होता है? नहीं, ये लाइन है तो आप ये आप क्रिएट करते हैं, आपकी अपनी फैंटेसी है। हमारी फैमिली खवातीन क्या ज्यादातर आपसे कहती हैं कि कौन सा कलर करूं? लड़की और खवातीन तो आती हैं, वो तो पहले ही आते ही साथ उनको बरगंडी कर दें, रेड कर दें। तो मेरा रेड क्यों? हाँ, बहुत सी खवातीन आके बोलती हैं हमें वॉलेट कलर कर दें, बरगंडी कर दें, रेड कर दें। तो मेरा कोशिश होती है कि मैं डार्क ब्राउन पे चले जाऊँ या चॉकलेट ब्राउन पे चले जाऊँ या वार्म ब्राउन पे चला जाऊँ या कुछ नहीं है तो 70 तो मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए जी। यहाँ बैठी भी खवातीन जो हैं, बच्चियाँ भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, औरतें भी हैं, हर तरह की एज की हैं। अगर तुम इनके पास जाके तुम इनको ये मतलब एक एक को खड़ा करके स्क्रीन पे दिखाओ, छांटी करके कोई भी एक, सॉरी हाँ, कि इस पे कौन सा डाई सूट करेगा, अगर ये करा लेगी तो उसके फेस पे ज्यादा अच्छा लगेगा, तो थोड़ा सा ना व्यूअर्स भी जो देख रहे हैं उनको भी थोड़ी पता चल जाएगा कि उनकी कॉम्प्लेक्शन अगर इस जैसी है तो उनको इस तरह का कलर लेना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जो अपने बाल हैं ऑफ कोर्स वो तो अल्लाह ने बहुत सोच समझ के बना के भेजा, लेकिन फिर भी अगर किसी को चेंज करना है तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं कर सकते। हाँ। आप बहुत लाइट सा चेंज करें। बहुत से क्लाइंट आते हैं कि वो बोलते हैं जी हमें ब्लॉन्ड कर दें, बिल्कुल, तो हम ब्लॉन्ड नहीं करते, हम बताते हैं जी 2 टोन लाइट चल जाए, 1 टोन लाइट चले जाए। जैसे कि इनके बहुत डार्क बाल है ना, इनके बहुत डार्क बाल हैं, तो अगर ये लाइटर टोन पे जाएंगे, थोड़ा सा 2 टोन लाइट पे जाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, सॉफ्ट लुक आ जाएगा। कॉम्प्लेक्शन पे लाइट बाल अच्छे लगेंगे? हाँ, बिल्कुल अच्छे लगेंगे, बिल्कुल। बहुत ज्यादा लाइट में नहीं इनकी। हाँ, एज बालों में आपको ब्राउन कलर तो वैसे ही आपको छोटा दिखाता है, ठीक है। रेड कलर आपको हमेशा बड़ा दिखाता है, एज दिखाता है, ठीक है। अगर आपको वो सैलून जो रेड कलर, माइक इनको दीजिएगा प्लीज, जो खड़ी हुई है। हाँ, रेड कलर हमेशा आपको एज दिखाता है। जिनको काम नहीं आता, जो लोग काम नहीं कर सकते, वो रेड कर देते हैं, या तो खवातीन घर में ले जाके आप रेड कलर बनाती हैं और लगा लेती हैं। हाँ। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं उनको अवेयर करूं कि जी आप गो फॉर ब्राउन या लाइट ब्राउन पे चले जाएं, डार्क ब्राउन पे चले जाएं, या अपना जो नेचुरल कलर उससे 1 टोन लाइट पे जाए, वो ज्यादा अच्छा लगता है, आपको सूट करता है, ना कि आप रेड करके। आपने कभी कोई डाई कराया है? कभी आपके वर्जन हेयर है, मतलब आपने कभी कोई कलर नहीं लगाया, ना मेहंदी लगाई है? नहीं। अच्छा हुमा, क्या तुम ये पकड़ के बता सकती हो कि इन्होंने कभी भी कोई डाई नहीं कराया? हाँ, ये तो वर्जन बाल है। पता चल जाता है स्टैंड टेस्ट करके बालों की हिस्ट्री से कि इन्होंने, इनकी बालों की हिस्ट्री क्या है, इन्होंने कब कलर कराया था, कौन सा कलर कराया था, जी वो सब पता चल जाता है। अब जैसे अगर इसने कोई भी कलर नहीं कराया, इसके बाल रॉ हैं, हाँ। तो आप जैसे ये कराएगी कोई डाई, तो क्या कुछ और इसका डार्क कलर कट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा या लाइट कलर लगाएंगे? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ कोई भी लाइट कलर लगाएंगे तो इसके बालों में लाइट हो जाएगा। डार्क करेंगे क्योंकि ये कलर ट्रीटेड नहीं है, तो इनको बहुत इजीली हम कोई भी कलर कर सकते हैं। मेजॉरिटी जैसे मेरे पास जितनी भी खवातीन आती हैं उनको रेड बिल्कुल पसंद नहीं होता। दे जस्ट डोंट वांट टू हैव रेड। कोई भी मार्केट में ही नहीं, वो कहते हैं कि रेड हमें चाहिए ही नहीं, बिकॉज हमारे अपने नेचुरल जितने भी साउथ एशियन खवातीन हैं, हम सब, हमारे बालों में रेड पिगमेंट होता है। हमें लाल बाल करने की जरूरत नहीं होती। हम कुछ भी लगाएं, हमारे बालों में एक लाल रंग की शाइन बालों में आती रहती है। तो जिससे मेजॉरिटी खवातीन को बिल्कुल वो शाइन पसंद नहीं होती। और वो मेरे पास तो जितने भी लोग आते हैं यूजुअली सब चाहते हैं कि उनके कलर जो हो उसमें लाल एक टिंट भी नजर ना आए। अच्छा वाजिद, तुम और बताओ कि जैसे इनके बाल हैं, इनके बाल अगर इनके बालों में लो लाइट हाईलाइट कर दिया जाए, आप प्लीज खड़ी होंगी अपनी जगह में। इनके बाल जैसे हैं, अगर इनके बालों में हम लो लाइट हाईलाइट कर दिया जाए तो इनका बहुत सॉफ्ट लुक हो जाएगा। जैसे बाल खोलेंगी, जुड़ा बांधा हुआ है। हाँ, अगर इनके हम लो लाइट्स हाईलाइट्स कर दिए जाएं तो उनके भाई बहुत सॉफ्ट लुक आ जाएगा। और अब तो हाईलाइट्स कलर आ गए हैं और वो बगैर कट डाउन के बहुत अच्छा सा आपको लो लाइट्स और हाईलाइट्स किस कलर में? जैसे आप ब्राउन में, ऐश में चले जाएं, आप वार्म ब्लॉन्ड में चले जाएं, बहुत बारीक बारीक से चंक्स कर दें तो बहुत अच्छा हो सकता है। आपने कभी डाई कराया है? कभी भी नहीं कराया?
आपके नेचुरल नहीं, काले बाल है ना जी, बहुत ज्यादा काले हैं, बहुत काले हैं। तो अगर इनके ऊपर आप लो लाइट हाईलाइट्स पे जाएंगे जो 2 टोन में, तो बहुत अच्छा लगेगा। सांवला सा रंग है तो वो उस पे सही लगेगा। हाँ बिल्कुल, कैरेमल कलर में चले जाएं, ब्राउन कलर और 2 कलर मिक्स करके करें, बहुत अच्छा शेड बन जाता है। जो सांवले रंग के लोग होते हैं, क्या जरूरी है उन पे काले बाल अच्छे लगे? नहीं, सांवले रंग के जितने भी लोग होते हैं, अगर वो अपने लाइट बाल कर लें उन पे ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ। अच्छा, गोरे रंग के साथ ही होता है कि जब आपकी कम्प्लेक्शन फेयर है तो उसके साथ वार्म कलर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखें, मैं आपको बताती हूँ, आप हमारी जितनी भी वेस्ट की डार्क सिंगर्स हैं उनके आप बाल देखें तो उन्होंने बहुत लाइट किए होते हैं और कैमरा में लाइट में बहुत अच्छे लगते हैं और रियल लाइफ में भी अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी अपनी कम्प्लेक्शन में इतनी फेयर नहीं हूँ और मेरे बाल काफी लाइट हैं। अभी थोड़े से मैंने डार्क किए हैं, बट यूजुअली मैं अपने कलर को बहुत लाइट रखती हूँ और वो मुझे लगता है कम्प्लेक्शन को इन्हेंस करता है। मेरा आई कलर थोड़ा सा हेजल है और उसके साथ इन्हेंस करता है। इसी तरह हम आई कलर को भी साथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि एक लड़की बहुत टैन है, बहुत ज्यादा डार्क है, तो उसको ये होता है कि अच्छा मेरी स्किन, शायद मैं अपने बाल लाइट करूंगी तो शायद मेरा रंग जो है वो ब्लेंड इन हो जाएगा और मैं और डार्क लगूंगी। हालांकि अगर वो अपना कलर लाइट करेगी तो उसकी कम्प्लेक्शन ज्यादा बाहर निकलेगी, क्योंकि आप देखिए हमारी जो हमारे ये अरेबिक खवातीन है, यूजुअली इनके आईब्रोज बहुत डार्क होते हैं, उन्होंने डाई किए होते हैं और इसी तरह से उनके बाल भी उन्होंने ब्लैक ब्लू रखे होते हैं। वो उनका अपना एक कल्चरल ट्रेंड है। रंग भी तो बहुत गोरा और इस तरह का होता है और वो मेकअप भी बहुत करते हैं। अच्छा, एक कॉलर है, सॉरी मैं देखती हूँ, आए हाय कॉलर ड्रॉप हो गए काफी देर से। वो क्या सवाल किया था कॉलर ने? अच्छा, वो कह रही थी कि उनका सांवला रंग है और वो आप लोगों से पूछना चाह रही थी कि उनके फेस पर कौन सा हेयर डाई सूट करे। उनके अगर आप जैसे ये शेड कार्ड मैंने रखा है, अगर आप उन्हें हम दिखा सकें, फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास ये जो कलर हैं, ये इसमें हम दिखा सकते हैं कि ये सारे कलर्स जो हैं ये हमारे लो लाइट्स के कलर होते हैं, हाई लाइट्स के कलर्स होते हैं, ठीक है। और हमारे पास यूजुअली जो खवातीन आती हैं, बेसिकली जो मेजॉरिटी आती है जिनको बालों के बारे में और अपने कलर के बारे में नॉलेज है, वो उनको लाल कलर बिल्कुल नहीं चाहिए होता है, बिकॉज हम लोगों के नेचुरल पिगमेंट इज रेड एंड ऑरेंज। हमारे बाल रंग पे कौन कौन से कलर? सामने रंग के ऊपर सबसे बेहतरीन कलर लगता है, यहाँ पे इतना साफ नजर नहीं आ रहा, बट ये मीडियम गोल्डन ब्राउन कलर है जो कि अगर आप लगाएं तो आपकी कम्प्लेक्शन को बहुत इनहेंस करता है। अच्छा। आपका सामने रंग पे खुद ब खुद एक लिफ्ट आ जाती है इस कलर करने से, ठीक है। अगर आपके बाल डार्क हैं और आपकी कम्प्लेक्शन भी डार्क है तो एक ब्लेंडिंग सी लुक हो जाती है। तो फिर बालों का भी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है आपके फेस पे, तो आप वैसे ग्लो करने लगती है आपके। जैसे हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जैसे हमारे नेचुरल बाल हैं उनमें ऑरेंज पिगमेंट होता है, साउथ एशियन सारी खवातीन में, तो अगर वो डार्क ब्लॉन्ड ऐश कलर यूज करें तो उनके बालों में ये डार्क ब्लॉन्ड ऐश देखने में तो लगता है डार्क ब्लॉन्ड ऐश, शायद बाल गोल्डन हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम जब इसकी कलर की मिक्सिंग करते हैं, हमारी अपनी टेक्निक्स होती हैं, हमारी टाइमिंग्स होती हैं, हमारे वॉल्यूम्स होते हैं, हम उनको सबको बैलेंस करके कलर करते हैं। इसीलिए यूजुअली जब आप घर में शैम्पू कलर्स करते हैं, आपने नाइस एंड ईजी तरीका अपनाया और आपने लगा लिया सर पे, तो आपका जो ऐश ब्लॉन्ड है इसका रिजल्ट टोटल डिफरेंट आएगा। अगर आप सलोना के कराएंगे तो उसका रिजल्ट टोटल डिफरेंट आएगा। वाई? बिकॉज जब हम इसको लगाएंगे तो हम इस केमिकल की प्रोसेसिंग टाइम होगा 30 to 45 मिनट्स। हम उसके बालों को देखते हुए, उसका टेक्सचर देखते हुए उतना टाइम लेंगे, लेकिन घर में जो आप यूज करेंगे, आप शैम्पू लगाते हैं 10 मिनट का, 15 मिनट का, तो आप सोचिए कि उसका केमिकल बहुत स्ट्रॉन्ग वेलोसिटी का होता है, जो कि बालों का 10 मिनट में कलर चेंज करता है। और आप जो खुद लगाते हैं तो किधर पीछे बाल नहीं लगा पाते, हाथ नहीं जाता, ब्रश नहीं जाता, या जो भी सीन है, तो ये इस तरह का ही कलर अगर आप सामने कलर पे लगाएंगे तो इसका रिजल्ट ऐश ब्लॉन्ड नहीं आता है। अच्छा, एक और बात मुझे आता है। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी है, क्या कोई यंग टीनेजर लड़की आपके पास आएगी तो क्या आप उसको डिफरेंट कलर्स देंगे, या कोई आपके पास 30 से ऊपर कोई खातून आएगी या 50 से ऊपर आएगी, तो क्या एज मैटर करती है कलर्स से या नहीं? बिल्कुल करती है, क्योंकि हमारे पास अगर 30s और 50s की खवातीन आती हैं, उनकी मेजॉरिटी इश्यूज होते हैं ग्रे बालों की कवरेज। हाँ। और ये होता है कि उनको महीने में, इन अ मंथ, उनको 2 दफा रीटच ना करना पड़े। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप क्योंकि बाल ग्रे हैं और ग्रे बाल में कोई पिगमेंट नहीं होता, आप उसके ऊपर कोई भी रंग लगाएं, कुछ टाइम के लिए वो नजर आता है लेकिन वॉश आउट्स में निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डार्क कलर किया तो डार्क कलर में जैसे रूट्स निकलेंगी, डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन होता है। आपने डार्क कलर कर लिया एक्सक्यूज मी, तो आपने जैसे ही आपकी रूट्स निकलेंगी, लाइट लगी, जरा सी सनलाइट, कहीं आप पार्टी में गए या टॉप लाइट में, तो आपका ग्रे बाल चमकेगा। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन ये होता है कि आप ग्रे बाल, आपकी मेजॉरिटी 80% ग्रे बाल हैं सर में, 60% 50%, आप अपने बालों को लाइट टोन्स में ले जाएं।
तो आपका ग्रे बाल जब उगता है तो पार्ट ऑफ द हेयर कलर लगता है और वो आपको फिर महीने में एक ही दफा रूट रिटच करना पड़ता है, ना कि 2 दफा या 3 दफा। कुछ खवातीन का कहना होता है कि हम वजू करते हैं तो हमारा हेयर लाइन जो है सामने से इतनी जल्दी ग्रे हो जाता है। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है कि आप वजू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने सर में कोई कलर को निकालने वाला सोल्यूशन तो नहीं लगाते, पानी बालों से कलर नहीं निकालता बेसिकली। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये गलत कॉन्सेप्ट, बेसिकली हमारी हेयर लाइन जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है और हमारी राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर एक साइड होती है जिसमें बाल बहुत ग्रे होते हैं और एक पे कम होते हैं। आप किसी का भी सर खोल के देखेंगे दोनों तरफ का बैलेंस कभी एक सा नहीं होता, एक तरफ 50% तो एक तरफ 10% होता है, राइट और लेफ्ट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, अमोनिया फ्री डाई। अक्सर सैलून में जाते हैं तो लोग कहते हैं अमोनिया फ्री डाई है, इससे आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। ये अमोनिया फ्री डाई क्या होते हैं? ये तो एज द नेम सजेस्ट कर रहा है अमोनिया फ्री है, लेकिन फिर यहाँ बात आ जाती है कि प्रोडक्ट्स आप कौन से यूज कर रहे हैं और उसमें जो वो कह रहे हैं वो वाकई अमोनिया फ्री है भी या नहीं है। दैट इज वन मेजर इशू जो कि हमारे यहाँ क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल तो इस मुल्क में है ही नहीं। आप उठे, आपने उठ के कंपनी बना ली, जितनी एडवर्टाइज कर ली और उसको दे दिया। अमोनिया फ्री से डैमेज का कम होना है, लेकिन शर्त यह है कि वो वाकई अमोनिया फ्री है कि नहीं है। मुझे उन ब्रांड्स के नाम बताएंगे? देखिए डॉक्टर साहब, उन ब्रांड्स के नाम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जिसमें अमोनिया फ्री डाई होते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो हेयर कलर बनते ही नहीं है, ठीक है जी। जो हमारे बनते हैं वो कंपनी है काला कोला और वो भी बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं और उसकी पैकेजिंग यहाँ होती है। पाकिस्तान में कॉस्मेटिक्स अब बनने शुरू हैं, वो भी लाहौर की कंपनी लशिस जो कि मेकअप बना रही है। हेयर कलर तो पाकिस्तान में बनता ही नहीं है। नहीं, फैसलाबाद में भी ये कंपनी है। नहीं, वो इतनी अच्छा। और हमारे पास जितना भी आता है सामान सारा बाहर से आता है। अच्छा, मुझे पता चल सकेगा? लॉरियल, हाँ लॉरियल अमोनिया फ्री। अच्छा, लॉरियल में अमोनिया फ्री है। अच्छा, हम जब अमोनिया फ्री की बात करते हैं निदा, तो हम ये देखते हैं कि हमारी जब आपका हेयर कलर बनता है उसमें बहुत सारा केमिकल होता है, डिफरेंट टाइप होता है। उसमें सल्फेट होता है, उसमें ग्लूटेन होता है, उसमें डीफॉर्माहाइड होता है, उसमें अमोनिया होता है। आपने कहा अमोनिया फ्री, तो आपने एक चीज तो निकाल दी, बाकी 6 चीजें तो डेंजर जो आपके बालों के लिए नुकसानदेह हैं वो तो हैं। तो एक अमोनिया निकाल देने से आपका ये एक हमारा माइंड सेट है, एक किमेक है मार्केटिंग की, कि आपने एक चीज बिक रही थी सालों 20 साल तक बिकती रही, आपने कहा यार अब कुछ नई चीज निकालो। लोग क्या कर रहे हैं, डिटॉक्स की बात हो रही है, एनवायरनमेंट की बात हो रही है, अमोनिया फ्री कर देते हैं। तो आपने अमोनिया निकाल दिया। बाहर की कंपनीज में वहाँ की तो चेकिंग होती है, अगर एक कंपनी में जरा सा भी इन चीजों निकल आए तो पूरी कंपनीज बैन हो जाती है। तो इसलिए हम डाउट नहीं कर सकते कि गलत है या सही है, ठीक है। हाँ, अमोनिया आपने निकाल दिया, बाकी 6 चीजें आपकी वही हैं। नहीं, डॉक्टर साहब के कहने का मतलब ये है, जब आप सैलून जाते हैं तो आपको डब्बा नहीं दिखाते ये किया, आपको प्याले में घोल के लाके लगा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा अमोनिया के ऊपर देखें एक स्टडी आई है, मेरा कलर मिक्सिंग एरिया क्लाइंट की चेयर के बिल्कुल साथ। हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं। आप अपने दिल पे ना ले, हमको यहाँ पे वकालत नहीं करेगा कोई जज साहब ने। अमोनिया की देखें, यूरोपियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में पब्लिकेशंस आई हैं कि ये डैमेजिंग है जी है, लेकिन अब जो प्रोडक्ट इसके अगेंस्ट यूके में बनता है वो उस पे जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो देखता है कि ये कहते हैं कि अमोनिया फ्री है तो वो है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ इज 90 या 80 आउट ऑफ 100 पार्लर्स में तो वो सामने उन्होंने घोल के लाते हैं और कहते हैं हमने ये प्रोडक्ट यूज किया। आपको मैं अभी एक बिल्कुल होता होगा, एक मिसाल दे रहा हूँ कि नहीं होता होगा, क्योंकि आपको पता है हर गली मोहल्ले में नुक्कड़ पे आपको एक मिसाल दे रहा हूँ जो किसी गैर की नहीं, जाती। गला खराब हुआ था, मैं कोई एंटीबायोटिक्स खा रहा था, 7 दिन हो गए, कोई फर्क नहीं था। कराची यूनिवर्सिटी गया, जो उनकी सेंट्रल रिसर्च लैब है, उनके डायरेक्टर के पास किसी काम से, मैंने कहा यार ये 7 दिन से मेरा गला खराब चल रहा है, ये फायदा नहीं दे रही, इसको एनालाइज, दे हैव द कैपेसिटी टू एनालाइज, कराची यूनिवर्सिटी सेंट्रल लैब में, सुना है बिल्कुल। हाँ, तो उसने जब एनालाइज करके दिया तो आप हैरत होगी, दैट इज ए वेल नोन ब्रांड और वो सोडा बाइकार्ब था। सोडा बाइकार्ब जी, अब उन्होंने वो डाल के दे दिया, तो अब उस प्रोडक्ट का कसूर नहीं है, मगर चीज आ रही है उसका। हम हेयर से हटते हैं, अब हम आ जाते हैं स्किन के ऊपर। अब मैं डॉक्टर साहब से ये पूछूंगी, यहाँ तो हो गए ना कि डाई है, अब डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं, टीके जो लग रहे हैं। मैं ये बात बताना चाहूंगा, प्रोडक्ट कोई खराब नहीं होती, आप करोड़ों के लैब बनाए होते हैं, इतनी सारी चीजें बनाई होती, आपकी एप्लीकेशन का है। हाँ,
40 मिनट के मतलब 40 मिनट नहीं होते, वो आपका 10 मिनट में भी रिजल्ट आ जाता है, आपके बालों के टेक्सचर पे होता है। अच्छा, अब हम बालों से हटते हैं, कंपनी तो मिले ना आपको मुनासिब। अब हम बालों से हटते हैं, अब हम आते हैं स्किन के ऊपर। डॉक्टर साहब, ये जो गोरे रंग के टीके हैं, इनके साइड इस पे भी इफेक्ट्स? 2 मैं कमेंट्स देना चाहूंगा, अभी डिस्कशन भी हो रही थी। पहली चीज तो हमें पाकिस्तानियों को ये बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए कि हमें ब्रिटिश या स्कैंडिनेवियन स्किन नहीं बनानी। जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, यू शुड रिस्ट्रिक्ट टू दैट। हाँ, उसकी टेक्सचर इंप्रूव कर लें, कलर को थोड़ा सा लाइट कर दें, शाइन ले आए, ग्लो ले आए, वो आपका हक है। यू शुड डू, एवरीबडी डज इट। वो तो उस हद तक तो काम ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें कि जी वाइटनिंग इफेक्ट्स लें, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि जो फिर वही मैं, आई एम नॉट सेइंग फॉर यानी, बट आई एम सेइंग जनरली, जो खालाएं और बहुत सी जगहों पर आपको वाइटनिंग क्रीम्स मिल रही हैं, मैं उनके नाम तो खैर नहीं ले सकता, ना लेना चाहूँगा, उनको भी एनालाइज किए हैं और उनके अंदर रंग आपका 15 दिन में मैं इतना वाइट करके दे सकता हूँ कि वो ब्रिटिश स्किन के बराबर लगे, लेकिन उसमें मरकरी डल रही है जो कि स्किन कैंसर करेगी। लेकिन इस 90% पाकिस्तान को कौन समझाए कि भाई ये वो कहते रिश्ता हो जाए, तो लड़के भी रिश्ता हो जाए बस किसी तरह। अच्छा, बाद में कैंसर हो तो मियां संभालेगा। डॉक्टर साहब, हमारे कितने सारे लड़के करवा रहे हैं ये सारी चीजें। इसके ऊपर एक प्रोग्राम था जी। मेरा एक सवाल है, वो जो इंजेक्शन आजकल चला है, वो भी मैं बताता हूँ, प्लीज वो बताइए ना, वो भी आपको बताता हूँ। और डी क्या मिक्स करके? हाँ, पहले तो बताइए वो जो आप क्या कहते हैं? देखिए, इंजेक्शन कई किस्मों से हैं, कोई इंट्रावीनस नस में भी लगा सकते हैं, लेकिन वो डेंजरस है। एक मिनट, मैं सारी डिटेल्स दे रहा हूँ। आराम से। इंट्रावीनस है, वो मेरा रिदम में मैं सब बोलूंगा आपको। इंट्रावीनस है जो कि जाहिर है क्विक रिएक्शन देते हैं, मगर वो सेफ नहीं है और पूरी बॉडी को कर देते हैं, हाथ भी, सिर्फ मुंह ही नहीं, हाथ भी। इंट्रामस्कुलर लगाते हैं जो कंपैरेटिवली स्लो है। तीसरा जो कि फेस के खास तौर पे, जिस्म पे तो नहीं लेकिन फेस में खास तौर पे लगाते हैं थोड़े थोड़े फासले के ऊपर, जिससे वाइटनिंग इफेक्ट आता है। स्किन वाला कौन सा बेहतर है? नुकसानदेह नहीं है। अच्छा, लेकिन ये चीज बड़ी क्लियर है, चाहे वो आप इसमें लगा रहे हैं या स्किन में लगा रहे हैं, कि ये लॉन्ग लास्टिंग परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये 6-8 महीने में फेड आउट कर जाता है, द स्टोरी एंड्स। तो फिर दोबारा लगवा लेते हैं लोग। क्यों रखा हुआ है जी? ये क्यों है मार्केट में? ये इस पे आप मुझे बताएं कि यहाँ कोई कंट्रोल है? 8 महीने तक गोरे हो जाए। जनरल बात कर रहा हूँ हम। यहाँ पर वालिदैन बच्चियों को लेके आते हैं कि जी इसका रिश्ता है, शादी है, मुख्तलिफ इश्यूज हैं जिसकी वजह से इसका रंग गोरा आपको करा। सपोज अब जैसे मेरे पास, लेकिन स्किन वाले में कोई हर्ज नहीं है। मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ जी? उसको नाम दिया है विटामिन सी और विटामिन डी, सो वो फील होता है विटामिन का नाम सुन के कि विटामिन बॉडी में जा रहे हैं, बेसिकली उसका साइड इफेक्ट है। बिल्कुल नहीं, सी और डी देखें, विटामिन आर डिफरेंट। वो विटामिन सी और डी आपकी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है जो कि इतना खास गोरा करने में उनका रोल नहीं है। उसके साथ क्या मिलाया जाता है? उसमें ग्लूटाथायोन डाल रहे हैं, वो डाली जा रही है। डॉक्टर तो मैं भी हो गई ना, सारे एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू करते हैं। ग्लूटाथायोन है जो कि वाइटनिंग इफेक्ट है, और वो एंजाइम्स को जो आपकी सिंथेसिस करके आपको कलर देते हैं, मुझे मुख्तलिफ, इनको गहरा उसको हल्का, उस सिंथेसिस को रोकता है। तो जब वो एंजाइम बनता नहीं तो मतलब आप इम्प्रूव करते हो अपने कलर में। सीरियसली? जी, यू आर इंटरफियरिंग विद नेचर, लेकिन लोकल की हद तक तो कोई इतना ज्यादा नुकसानदेह नहीं। इट कैन आपकी स्किन 6-8 महीने, ये भी लोकल से मुराद यानी कि फेस पे लगाने, स्किन के अंदर, मतलब फेस पे लगाने वाला इतना नुकसानदेह नहीं। जो हम ब्लड में लगाते हैं, दैट कैन रिसर्च, या आप नेट पे जाके देखें उसके इंट्रावीनस के इफेक्ट्स में फिलीपीन या अमेरिका में तो डेथ्स भी हुई हैं। तो और कितनी शर्मिंदगी हो किसी का पता चले फलां साहब का है या फलां साहिबा का इंतकाल हो गया, गोरे रंग के टीके लगवाते हैं। सुना था मैंने कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कोई अफसोस ही नहीं करेगा। वो तो साइड इफेक्ट्स है ना, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इंजेक्शन छोड़ दिया आपने, ट्रीटमेंट दे दिया, ब्लड प्रेशर का ठीक हो गए, लेकिन जिसकी डेथ हो गई उसका क्या करेंगे? चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं। तो ये आप जो डॉक्टर स्किन की आप ही ले लें डॉक्टर साहब एक ब्रेक। जी, स्किन की हद तक नहीं, ब्रेक पे जा रहे हैं डॉक्टर साहब, वो कैमरा है।
मैं आपसे होस्टिंग करा रही हूँ डॉक्टर साहब, आज आप छोड़े, आप भूल जाएंगे आप डॉक्टर हैं, आप कहिए मैं हूँ डॉक्टर आजम, उसका नाम बताइए, और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। जी मैं डॉक्टर आजम है मेरा नाम, मैं कंसल्टेंट हूँ आगा खान में, और आज इस प्रोग्राम में कुछ हम चाह रहे हैं कि लोगों के लिए स्किन या हेयर्स के लिए उनके जो फ़ायदे की चीज़ें हैं वो भी बता दी जाएं, और जो नुकसानदेह एलिमेंट है उसका भी जनरल जल्दी करें डॉक्टर साहब, वो अवेयरनेस कर दी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम या के बीच में आज अटके हुए, और आप भी अटके हुए, लेकिन हमने आपको से दूर करना है जो आपके जहन में बहुत सारे सवालात चल रहे होते हैं। अच्छा जी, अभी हमने बात की ये टीके गोरे रंग के लग रहे हैं, उसके हवाले से डॉक्टर साहब ने कुछ गुफ्तगू की और बताया कि ये किस तरह होते हैं और क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब अगर फर्ज करें कोई डर रहा है या जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो गोरे रंग के टीके लगवा सके, बेटी का रिश्ता भी कराना है और उसके लिए डिमांड है कि रंग गोरा होना चाहिए, जो हमारे मुल्क में है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको छुपा ही नहीं छुपा सकते आप ना। मैं डॉक्टर उमर आइल से पूछूंगी कौन से किचन की ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे नुस्खे हैं जिसकी वजह से घर बैठे ही रंग गोरा हो सके बगैर किसी टीके टाकों के। पहले एक चीज़ बता दूं, बहुत सारी चीज़ें रंग गोरा नहीं कर सकते, रंग बेहतर कर सकते हैं। जो आपका नेचुरल कलर है हम उसको जो है एनहेंस कर सकते हैं, अगर डल हो गया है तो वो बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बता रही हूँ। अच्छा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो रिश्ता सिर्फ इस बेस पे कर रहा है कि रंग गोरा है तो रिश्ता होगा, तो बाद में वो ख़त्म भी कर सकता है। तो ठीक है, इस बात नहीं, इन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है, वो मैं अपने गिरा में बांध के रखूंगी। अगर रंग बाद में कम हो जाए तो बाप ऊपर, लड़की का बाप जो है वो ससुराल वालों को कहने लगे कि अरे भाई, तो हमने तो इतनी गोरी चिट्टी बेटी दी थी, तुम लोगों ने क्या हाल कर दिया, अलग लेके दो। सही बात है, किचन में ज़्यादा काम करवाया। पहले ही शुरू हो जाए ना, तो ये आइडिया है लड़की वालों के लिए। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर्ब्स हैं, हाँ। नेचुरल चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा एक इफेक्टिव सा टोटका है, और उसमें हमें अंडा चाहिए, दूध और शहद, तीनों चीज़ें हम वज़न ले ली, ज़रा सी ज़ाफ़रान डालेंगे, मिक्स कर लिया, उसको अपने फेस पे मसाज करना है, आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। हाँ, हाफ एन आवर के बाद उसको वॉश कर लेना है, सुबह भी और शाम भी, फ्रेश बनाना है। ठीक है, ये तकरीबन 1 मंथ करना है। ठीक है, इससे कलर जो है काफ़ी ब्राइट हो जाता है, सफ़ेद नहीं होगा लेकिन ब्राइट हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी हम, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब हम टीकों पे भी जाते हैं तो कोई टाइम लगता है, उसको 6 हफ्ते 10 हफ्ते लगते हैं, तो नेचुरल रेमेडीज़ में भी हमें इतना टाइम लगता है। अच्छा, 6 वीक्स मिनिमम देना है आपको कलर को चेंज करने में, एनहेंस करने में, इसका टेक्सचर इम्प्रूव करने में। अच्छा, टाइम दीजिए, सब्र कीजिए, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब ये तो हो गई, अब अंडे की खुबानी, आलूचा और मलाई, ये नेचुरल जो है ना ब्लीचिंग इफेक्ट रखते हैं, ये भी इससे भी रंग गोरा होता है। नहीं, वॉश हो जाएगा, भूत तो नहीं रह जाएगी अंडे की? क्या आप लगा के सो जाएगी? अरे नहीं, आपने जब धो लिया तो उसके अंडे की रह जाती है ना, नहीं रहेगी, स्मेल आती है। आफ्टर शेव लगा ले मियां को, क्या इसीलिए डाला है ना। अच्छा फेस वॉश क्या आइडिया दे रही हूँ, सही में क्या पाया। अच्छा वाजिद और हुमा, आप लोगों से सवाल ये तो हो गया कि भाई रंग गोरा करने के बता रहे हैं कि 8 महीने लगते हैं, और ये एक बता रही है कि इस तरह हो सकता है। मेकअप इंस्टेंट चेंज मेकअप ले आता है, तो अब फर्ज करें कोई बेचारे दुल्हन के अम्मा अब्बा आए कि भाई लड़की का कितने नुस्खे आजमा लिए, नहीं हुआ रंग गोरा, अब शादी है कल, क्या करेंगे, कैसा बेस लगाएंगे? मेरे ख्याल से जो आपका अपना कलर है मेकअप का, वही एप्लीकेशन करनी चाहिए। अगर आप गोरा करते हैं, अगर आप ज़्यादा वाइट अगर किसी की डिमांड है, हाँ। वाजिद खान हमें सिर्फ गोरा ही रंग चाहिए, नहीं, मैं कन्विंस कर लेता होता हूँ कि नहीं, आपका अपना ही कॉम्प्लेक्शन है। अगर बहुत ज़्यादा, एक ब्राइड थी मेरे पास आई थी, 2003 की बात है, हमारे शोबिस से ही है, अच्छी भली कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन उसको फिर भी गोरा चाहिए था कि मुझे 45 और आइवरी ही लगा दो, है। तो क्या किया फिर आपने? तो मैंने बोला यार ये तो बहुत गोरा हो जाएगा और तुम ग्रे लगने लगोगी, बोलती तुम लगाओ। अच्छा, मैंने लगाया तो खैर नहीं, मैंने उसको बड़ा कन्विंस करके मैं अपने उससे 2 टोन और लाइट पे आ गया उसके अपने कलर से। बट आप लाइट करें लेकिन इतना गोरा ना कर दें कि आप एलियन लगने लगे। ब्लश ऑन लगा दो ना। नहीं, लेकिन फिर नहीं, तो फिर आपकी स्किन ग्रे हो जाती है,
ग्रे हो जाता है। अगर आपको गोरा चाहिए, जैसे आपका नंबर 1 शेड है, तो आप नंबर 3 पे चले जाएंगे, 2 टोन लाइट चले जाएंगे। आप 5 टोन लाइट नहीं जा सकते कि आप बिल्कुल ही अतीका ओडो बन के बैठ जाएं या ज़ेबा बख्तियार बन के बैठ जाएं जैसे लड़कियां हैं। अब जैसे मैं जनरल बात बता रहा हूँ, जैसे कि मेरा ही कॉम्प्लेक्स, मैं काला ही हूँ, मैं इतना गोरा नहीं हूँ। अब मुझे डार्क कॉम्प्लेक्स, अगर मैं चाहूँ कि मैं अतीका ओडो जैसा या ज़ेबा बख्तियार जैसा या मेरा टॉम क्रूज जैसा कॉम्प्लेक्शन हो जाए, हाँ, तो वो तो मैं नहीं, बुरा लगेगा ना। जो मेरा कॉम्प्लेक्स है उससे मैं 2 टोन लाइट जाऊंगा फाउंडेशन लगा के भी, तो ये ज्यादा बेहतर है। मर्दों पे तो वैसे भी दाढ़ी होगी तो मुश्किल होगी, लड़कियों पे बताओ ये कि कौन सी लड़की है जिसको तुम हल्का सा लाइटर कलर दे सकते हो? अजय तुम्हें जाके करीब से देख के बताना पड़ेगा। अच्छा, मैं कौन ऐसी लड़की है जिसपे कि पहले तो बताएं गोरा होने का, किसको दुल्हन बन के गोरा लगना है, कौन चाहता है? बताओ भाई, कौन ये अच्छा वाला कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन इसको गोरा लगना है ना इनको। लाओ भाई माइक दो इसको। अब ये तुमने ये कहा क्यों बेटा, तुम फंस गए। गोरा लगना चाहती हूँ, अच्छा वाला तो कॉम्प्लेक्शन है। वैसे ही खड़ी हो कैमरे की तरफ, इधर मेरी तरफ मुंह करो, इधर मेरी तरफ, उधर मुंह करो, उधर उस कैमरे की तरफ। हाँ, अच्छा देखिए इनका कॉम्प्लेक्शन वैसे ही गोरा है, तो इनको इतना गोरा करने के लिए 1 टोन लाइट जाएंगे तो ये वैसे ही प्यारी लगने लगेंगे। अगर तुम बेस इसको जरा सा लाइट लगाओगे तो ये गोरी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ज्यादा गोरा करने की जरूरत नहीं है। और कौन है जो गोरा लगना चाहता है मेकअप करके? आप भी गोरा लगना चाहती हैं? नहीं, वो बहुत खुश है, बोलती है मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसे ही अच्छा है। वो बहुत खुश हैं, ये बहुत खुश हैं, हाँ, ये लोग सब बहुत खुश हैं। लेकिन अगर गोरा लगना है तो आप 1 टोन लाइट चल जाए, 2 टोन लाइट चल जाए, उससे ज्यादा गोरे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। टीके लगाने के बाद डॉक्टर साहब पक्का रंग उतरना शुरू हो, कितने टीके लगाए? ये भी डिपेंड करता है कि किसकी स्किन कितनी ढीठ है, नहीं कितनी डार्क कितनी है, हाँ, और उसका टेक्सचर कैसा है। लेकिन यूजुअली 1 वीक के गैप से 5-6 हफ्तों में फर्क आता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आंखों के ऊपर। आंखें बहुत कहते हैं ना, 1000 नेमतों में एक नेमत है आंखें। और आंखें नहीं हो, आंखें अगर दिखाई ना दे तो चाहे आंखें कैसी भी हो, छोटी बड़ी, वो उसका कोई फायदा नहीं, दिखाई देना चाहिए। दिखाई क्यों ना दे, कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ मेकअप्स ऐसे यूज कर लेते हैं जिसकी वजह से आंखों में इन्फेक्शन हो जाती है और फिर आप दिखाई देने की भी प्रॉब्लम हो जाती है। काजल कुछ ऐसे यूज कर लेते हैं जो कभी कभी आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। लोग कहते हैं लाइनर लगाएं या काजल लगाएं या दोनों लगाएं। अब ये मुझे आप लोगों से पूछना है कि काजल किस तरह की आंखों पे अच्छा लगता है, लाइनर किस तरह की आंखों पे अच्छा लगता है? जी, लाइनर तो आप जैसी आंखों पे अच्छा लगता है भाभी, है? अच्छा जी। और काजल इन जैसी आंखों पे अच्छा लगता है। तो अच्छा, मैं काजल क्यों नहीं लगा सकती बताएं? काजल लगा सकती है, लेकिन काजल लगाने से आपकी आंखें और बड़ी लगती है ना? मैं पेंडू लगती हूँ काजल लगा। नहीं साफ बात है, मुझे लगता है मैं पेंडू। हाँ, बहुत ज्यादा देसी शक्ल हो जाती है काजल, बहुत ईस्टर्न लुक आ जाता है। और कुछ शक्लें जैसे ये काजल लगाती तो मॉडर्न लगने लगती हैं। ये क्या काजल ना लगाऊं तो मुझे लगता है जैसे मेरी आंखें रोई रोई हैं और मेरा मेकअप इनकम्प्लीट है। हाँ। मैं काजल लगाती हूँ तो मुझे लगता है मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया। मैंने एक दफा ट्राई किया था, सिर्फ लाइनर लगाया और कुछ नहीं लगाया, तो मुझे लगा मेरी शक्ल में कुछ है जो कम है, उसको कंप्लीट नहीं किया। तो जब मैंने काजल लगाया तो मुझे काजल लगाने से लगता है जैसे मेरी आंख का कलर इनहेंस हो जाता है। हाँ। मुझे लगता है कि हाँ, मैं लाइनर लगाऊं तो मेरी आंख दब जाती है, बिल्कुल छोटी हो जाती है और ये जो आंख की लिड है बिल्कुल नजर नहीं आती, तो मुझ पर लाइनर बिल्कुल सूट नहीं करता। हाँ, काजल और आंख के नीचे की लाइन अगर मैं चौड़ी कर लूँ तो आंख मेरी थोड़ी नॉर्मल। क्या आप दोनों पहचान सकते हैं कौन सी आंखें ऐसी हैं जिसपे काजल सूट करेगा या लाइनर सूट करेगा? क्या आप दोनों को ये इतना एक्सपीरियंस हो गया है? बिल्कुल पहचान है। तो मैं आपका पैर सूजा हुआ है। नहीं, मैं आपको यहीं से बता देती हूँ, दूर से नजर आ जाएगा। येलो कपड़ों में एक लड़की बैठी है ना, कौन सी वाली? मुझे तो नजर नहीं आ रही। काले और ऑरेंज के बीच में, काले और ऑरेंज के मस्टर्ड से कपड़ों। इधर आओ यार। इन्होंने देखिए अपनी आंखों पे लाइनर लगाया है और परफेक्ट लग रहा है। अगर ये काजल लगा लेंगी तो इनकी आंख का जो लुक है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें, देखो बेटा, इन्होंने बहुत अपना अच्छा लाइनर लगाया है। बेटा तो कैमरे बैठो। इन्होंने बहुत अच्छा लाइनर लगाया है और अपने आंख के एंड में हल्की सी एक लाइन लगाई है, परफेक्ट। अच्छा, अब आपको अगर इन्हीं की आंख में मैं काजल लगा दूंगी तो ये लाइनर और ये काजल इनकी आंख को दबा देगा। मतलब अच्छा, हम आई एम सो सॉरी बेटा, नाराज नहीं होगी अगर तुम्हें काजल लगा देंगे? हम अभी लगा देंगे ताकि हमें पता चल जाए ना कि क्या होगा। काजल लगाइए जी, काजल। अपनी एप्लीकेशन का आप काजल लगा के नीचे थोड़ा सा किसी शेड से फैला दे तो आपकी आंख अच्छी भी लगती है। अच्छी लगेगी? बिल्कुल अच्छी लगेगी। कल लगाओगे काजल? बिल्कुल कल लगाएंगे। कल आप अभी लगाए? हाँ, अभी लगा दो। अभी लगा दे। अभी
अभी नहीं नहीं लगाओ नहीं तो अच्छा तो कलर ब्लेंड किया हुआ है लगा अच्छा लगेगा नीचे आप रख देते हैं अच्छा लगेगा। अच्छा चलो लगाओ भाई मेरे ऊपर दिखा अभी लगा ऐसा ना हो मेरा लेंस इधर का उधर हो जाए। अब हुमा ने ये कहा कि इसकी आंख पे काजल नहीं सूट करेगा देखिए और हम आपको बताएंगे कि देखो खाली इस आंख पे ये जो आंख का शेप है इस आंख पे अगर हम काजल लगाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। देखिए हर चीज लगाने के लिए बनी है ठीक है। जो लोग बोलते हैं हम पे मेकअप नहीं अच्छा लगता तो वो बेकार की बात है। मेकअप तो बना ही करने के लिए। अभी रुक जाओ दूसरे आंख पे नहीं लगाना। अब इस तरफ मुंह करो अब कैमरे की तरफ मुंह करो कैमरे की तरफ कैमरे में देखो ठीक है। अब देखें एक आंख पे काजल लगा हुआ है और एक आंख पे काजल नहीं लगा हुआ। कौन सी आंख ज्यादा अच्छी लग रही है देखो वो डॉक्टर साहब आप बताएं आपको कौन सी आंख दोनों अच्छी लग रही है लेकिन काजल लगाने से उसकी एज के हिसाब से एक शार्पनेस आ गई। काजल पटाखो लग रही है पटाखो। काजल के बगैर जो आंख है उसमें देखिए एक इनोसेंट लुक है वैसे इसकी आंख में काजल लग के भी अच्छा लग रहा है। तो मेरे साथ भी तो यही मसला है ना। अच्छा दैट इज गुड। आंखों के शेप पे डिपेंड करता है या आंखों की बड़ाई छोटाई पे डिपेंड करता है। देखिए बड़ाई छोटाई तो हम अपने कंटूरिंग से बढ़ा के कम कर सकते हैं अंडर आई का मेकअप कर सकते हैं आपको लिफ्ट कर सकते हैं लेकिन बेसिकली काजल आप देखें जनरली मेजॉरिटी लोगों को सूट करता है। काजल अच्छा लगता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं बाहर बारिश हो रही है काजल बाहर बारिश हो रही है अंदर हो रही है बस इसलिए डर लग रहा है। काजल अगर कुछ ना समझ में आए तो बहुत ज्यादा काजल लगा अच्छी मस्कारे की एप्लीकेशन करें तो आपका मेकअप पूरा कंप्लीट हो जाता है। बेटा तुम जाना अब किसी और को बुलाओ किसने काजल और लाइनर कुछ नहीं लगाया हुआ। अभी डॉक्टर साहब की आंखें देखिए ना इनमें काजल नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब की आंखों पे लगाए काजल। हाँ ना डॉक्टर लगा के देखे आए ना जाए देखे उठ नहीं सकती। मुझे काजल लगाना ही नहीं आता। वो शर्मा है आप लगाए ना क्या नहीं लगाना था काजल मेकअप आर्टिस्ट से काजल लगाना नहीं आता। मजाक को पता नहीं शर्म क्यों आ रही है बस ऐसे ना ओवर। अच्छा चलो देखिए डॉक्टर आपको लगता है कि आपकी आंख पे काजल सूट नहीं करता है करता है। मैं सब लगा लेती हूँ मुझे लगता है सूट करता है। नहीं काजल की एप्लीकेशन थोड़ी थिक होनी चाहिए ना आंख जरा खूबसूरत लगे। मैं लगाना चाहूंगा निदा यासिर के और मैं भाभी के लगाऊंगा काजल आप देखिएगा भाभी अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा। शेड मंगा लो पहले से। हाँ शेड यहाँ पे पड़ा है ये है। अच्छा पहले एक आंख पे लगाना फिर दिखाना होमा कि क्या फर्क आ रहा है। गजब की आंख लग रही है जख्मी आंख जख्मी खान। तो बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे ब्लेंडिंग हो रही है। ये देखिए हमने जरा सा काजल को बाहर लगा के थोड़ा सा ब्लेंडिंग किया है और एक आंख देखिए दूसरी आ जाती है आंख बड़ी अच्छी लगी दूसरी भी लगा दीजिएगा। नहीं आज सब एक आंख पे चलेगा सबका एक आंख चलेगा। मेरी एक आंख पे लगा के देखो देखती हूँ दोनों आंखों में क्या फर्क आता है देखते हैं। अच्छा हम करते हैं आप शेड नहीं होगा शेड मंगा लो दिखाइए। शहजादी शेड नहीं है मेरे पास देखें शहजादी दिखाएं यहाँ रिंकल्स आपके शुरू हो गए। डॉक्टर साहब ऑनियन ऐसी बातें नहीं कर रहे हम ऑनियन हम काजल लगा रहे हैं जरा क्लोजअप बनाइएगा क्लोजअप बनाएं क्या आप हेयर कट करो कर दिया। अच्छा देख पहले नीचे आंखें देखें हमने लाइनर बहुत थिक लगाया हुआ है ठीक है ये मेरा ही मेकअप हुआ है सुबह का तो मैंने लाइनर बहुत थिक लगाया है और अब मैं काजल की एप्लीकेशन। डॉक्टर साहब मेरी आंखें वक्त के साथ छोटी होती देखें ठीक है अच्छी काजल लगाया है। अच्छा अब हम काजल लगाने के बाद हम हल्का सा ब्लेंड करेंगे। नहीं है मेरे पास शेड नहीं है। अच्छा दादी कहाँ है फिर चली गई क्या वॉशरूम। हाँ तो शेड लेकर आओ। हमने काजल लगाया है और वो मेरा ब्राउन शेड लेकर आना शहजादी ब्राउन। हाँ कॉन्टोरिंग वाला ही दे दो कॉन्टोरिंग वाला ही दे दो कॉन्टोरिंग वाला दे दो। अब क्या करूं भाई आंखों को अब बता दो बाजी। हाँ देखिए आप देख सकते हैं फर्क कहाँ लगा है इसमें केस में मुझे तो पता है इस वाले में। हाँ काजल लग गया है और अब हम शहजादी ऐसी बिल्कुल चलाक औरत लग रही हूँ ना अभी तलाक करवाने वाली अल्लाह माफ करे। और अब हमने काजल लगाने के बाद हम ऊपर हम नीचे शेड के साथ इसको ब्लेंड कर देंगे। हल्के नहीं लगेंगे। नहीं हमने सिर्फ लाइन को ब्लेंड किया ना देखें तो वो एक सॉफ्ट सा डस्टी सा लुक आ जाएगा। हाँ तो हम दूसरी आंख पे भी लगा दें। दूसरी आंख पे लगा दो वरना काढ़ी लगूंगी। अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है जी
लेकिन उस बच्ची पे बहुत अच्छा इफेक्ट रहा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि वो बच्ची, डॉक्टर साहब मैं बच्चे की अम्मा हूँ, तो जाहिर है उसकी कम्प्लेक्शन देखिए कितनी अच्छी है और दोनों में बराबर है। फोटोजेनिक कम्प्लेक्शन है उसकी। अच्छा डॉक्टर साहब जी, आप जरा जवाब मेरा दीजिएगा एक सवाल का कि ये जो काजल हम आंखों के अंदर लगाते हैं तो इससे, या आई पेंसिल लगाते हैं तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? ये डिपेंड करता है कितनी फ्रीक्वेंसी से है। अगर मैं तो रोज मेकअप इसमें जिंक होती है। डॉक्टर साहब ये तो रोज लगा रही हैं, इनको तो सांस मैं इतने सालों से लगा रही हूँ। जिंक मेरी है, आई साइड पे फर्क पड़ा है? नहीं जिंक है तो गुड और बैड? काजल में जिंक होता है थोड़ा सा। इट्स गुड और बैड? हाँ, बहुत ज्यादा अगर आप रोज लगाती रहे तो वो नहीं, मेरे से फायदेमंद है। फायदेमंद है? हाँ। अच्छा नहीं, एक मिनट, लोग कहते हैं पता नहीं एक यासर कुछ लोग होते हैं जिनको वहाँ से लाता है, हैदराबाद से काजल है, वो बनाया हुआ घी में बना हुआ कुछ। वो तो सारे प्रोफेशनल गिमिक्स हैं, लेकिन कुछ लोगों को जिंक सेंसिटिव होते हैं। हाँ। अगर अब आप अनफॉर्चुनेटली उस कैटेगरी में आ जाती हैं तो फिर तो यू कांट अप्लाई। तो अगर आप उस डॉक्टर साहब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि काजल लगाने से आंखें तेज होती हैं। बच्चे जो रहते हैं बेचारे छोटे से, उनको सुरमे का मैंने सुना है, सुरमे और काजल लगाए जा रहे हैं। इस बारे में आई वुड नॉट बी द राइट पर्सन टू कमेंट, किसी आई स्पेशलिस्ट से पूछिए। क्योंकि डॉक्टर साहब ये भी सुन्नत ही है ना, जैसे मेहंदी लगाना सुन्नत है, सुरमा लगाना भी सुन्नत है क्या ना। कह रही है? काजल जो है अगर प्योर बना हुआ है, जो हम पहले घरों में बनाते थे असली घी के साथ, अगर हम वो लगाते तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। अच्छा, जैसे भी मैंने बना के रखा हुआ है, अगर वो इस तरह से बना लेते हैं आप, तो वो काजल आप आराम से जमाने में तो लोग लगाते थे, लेकिन अब जो काजल मिल रहा है कितना प्योर है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और अगर आप अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सर्टेन स्किन प्रॉब्लम्स में होते हैं कि लोग केमिकल से सेंसिटिव होते हैं, तो फिर वो लोग ना लगा। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि आपको प्यारा लगना चाहिए, टाइम बहुत शॉर्ट है, जिंदगी बहुत कम है, तो हर लड़की को खूबसूरत लगना चाहिए। नहीं, आपको वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं भी ये बिलीव करती हूँ। मेकअप और उसमें कोई एतराज नहीं। आप लिमिट में रह के सारी चीजें करें। लेकिन अब तो सफेद बालों के साथ कैसे जिंदा रहेंगे डॉक्टर अगर साहब? आपको छाइयाँ हो गई जी, और वन ऑफ दी जो सो कॉल्ड अवेलेबल मार्केट्स में आपने क्रीम लगाई, अब आपका हक है कि यू शुड लुक बेटर या इम्प्रूव्ड लगे, लेकिन अगर वो मरकरी वाली लग गई तो आपका तो काम पूरा हो गया। हाँ, ये बात भी सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर रोमेराइल काजल बनाना बता रही हैं, घर में कैसे बनाना? अच्छा, इसका बड़ा सिंपल से, घरों में पहले दिए होते थे जिसमें दिया जलाते हैं, दिए नहीं तो मिट्टी की कटोरी हमने ले ली। अब हम इसमें जो है कैंडल विक या कॉटन लेके उसकी हम एक विक बना लेंगे, बत्ती जिसे कहते हैं। अच्छा। और इसको जो है हमने इसमें रखा, और अगर असली घी है तो बेस्ट है, और अगर असली घी नहीं है कैस्टर ऑयल के साथ, ये देखें आप। हाँ, ये रात को इसको इस तरह से बना के रखा है, इसको जला दिया है, और ये रात भर, और इस तरह से 2 बर्तन रख के, कोई भी मतलब आप ईंट रख सकते हैं, कोई बर्तन रख सकते हैं जिसके ऊपर आपकी कोई कॉपर डिश हो या स्टील की, उसको इस तरह से आप ऊपर रख देंगे। ठीक है। अब वो जो है असली घी के साथ जो आपका दिया है वो जलता रहेगा, और उसकी जो कालक है वो जमा होती रहेगी। पहले काजल ऐसे ही बनता था, पूरी रात रहेगा, ये 3-4 घंटे में ये इतना हो जाता है। अब किसी स्टिक के साथ या किसी चमचे के साथ नहीं, मतलब छुरी के साथ इस तरह से। अच्छा, ये देखें इस तरह से ये निकल रहा है। ठीक है। इसको सारा जो है ना जमा कर लेंगे किसी चीज़ के अंदर, और जमा करने के बाद इसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिलाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा गाढ़ा, बहुत ज़रा सा, बिल्कुल थिक सा बने जैसे केक लाइनर होता है, और उसको 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, फ्रिज में या फ्रीज़र में, मिनिमम 5 आवर्स के लिए। उसके बाद आप उसको निकाल लीजिए, 6 से 7 महीने वो ख़राब नहीं होगा। आप उसको एज अ लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ काजल भी यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त जी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फिर आंखों के हवाले से लाइनर किस तरह लगाना चाहिए ये भी हम आपसे पूछेंगे। लाइनर्स अपने तैयार करके रखें। ब्रेक के बाद हम आपके सामने वापस आएंगे और फिर और जो मुफीद बातें हैं वो आप तक पहुंचाएंगे कि आपने इस या में से आगे वाली चीज़ को चुनना है या पीछे वाली चीज़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आप देख रहे हैं
या कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन या के बीच में जो आप अटके रहते हैं, अब समझ नहीं आता ना आपको, कभी कभार आपको दिल चाहता है कि मैट लिपस्टिक लगाएं या ग्लॉसी लगाएं, क्या डिसाइड नहीं कर पाते। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसके साथ आप ज्यादा मैट लिपस्टिक में अच्छे लगते हैं, कुछ स्किन टोन्स ऐसे होते हैं जिसके साथ आप ज्यादा ग्लॉसी लिपस्टिक में अच्छे लगते हैं। अब मैं यहाँ एक्सपर्ट्स जो बैठे हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि क्या करें, कौन से लिप्स पे मैट लिपस्टिक ज्यादा सूट करेगी या ग्लॉसी लिपस्टिक? आई प्रेफर मैट। आई प्रेफर मैट बिकॉज मैं बताती हूँ, हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमारी प्रेफरेंस होगी मैट। वजह क्या है? क्योंकि ग्लॉस जो है वो ब्लीड करता है, ग्लॉस से आपकी लिपस्टिक को ना जमाना मुंह पे मुश्किल हो जाता है। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द फैशन। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले 3 सालों से ग्लॉस का बहुत ज्यादा फैशन था, अब वापस मैट की तरफ आ रहा है। और अब जो कंपनीज हैं उन्होंने भी मैट लिपस्टिक्स बनानी शुरू कर दी हैं। ठीक है, मैट का मतलब ये होता है कि आपके थोड़े लिप्स थोड़े से ड्राई फील होते हैं, लेकिन अगर आप उसमें एक डॉट ग्लॉस ऐड कर दें तो आपकी वो लिपस्टिक ग्लॉसी हो जाती है। या हल्का सा वैसलीन आप लगा लें, हल्का सा लिप लगा लें, हल्का सा बाम लगा लें, ग्लॉस लगा लें। आपके खुद के ऊपर क्या सूट करता है, मैट के ग्लॉसी? मैट। आपके ऊपर ये बताएंगे? मैं तो ग्लॉस लगा भी नहीं सकती। हाँ। देखिए हम पी जाती हैं, खा जाती हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होता है, ग्लॉसी लिपस्टिक्स का आपने ग्लास में पानी भी पिया है तो वो उतर जाती है। उतर जाता है। फिर हम ब्राइड्स कर रहे होते हैं, आप ब्राइड्स को ग्लॉसी नहीं लगा सकते, नथ पहनी होती है बाज़ों का, तो वो नथ से फैल रही होती है लिपस्टिक इधर उधर, तो आपको मैट ही ज्यादा सूट करता है। हाँ, हम फैशन शूट में ग्लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप हम स्टिल्स जब बनवा रहे होते हैं फैशन शूट के लिए या किसी लॉन की कैंपेन। ग्लॉस लिपस्टिक लगाने से क्या चेहरे पर सॉफ्टनेस आती है? ग्लॉसी लिपस्टिक लगाने से चेहरे पे सॉफ्टनेस तो देखिए मेकअप का तरीका कैसा हो। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने काजल लगाया तो आप ज्यादा तैयार लग रही हैं, पहले आप सॉफ्ट लग रही थी। ठीक है, अगर आप मेकअप की क्वांटिटी और मेकअप की टेक्निक क्या यूज करते हैं उससे पता चलेगा कि आप सॉफ्ट लग रहे हो। तो ग्लॉस लगा के आप ज्यादा तैयार लगते हैं। ग्लॉस का मिक्स बेसिकली ग्लॉस वेजलीन ये इन्वेंट क्यों किया गया था? ये इन्वेंट किया गया था जब आपने लिपस्टिक ना लगानी हो। आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाते हो ना, तो आप मेजॉरिटी औरतें बहुत गोरी हैं और वो आई मेकअप कर लेती हैं, वो लिपस्टिक्स नहीं लगाती, वो ग्लॉस लगाती हैं। आप लोकली बाजार में उनको देखो, जैसे आप लंदन गए थे, आपने देखा होगा ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे आपने मेजॉरिटी खवातीन को फाउंडेशंस में देखा होगा, ब्लश ऑन में, लेकिन लिपस्टिक उनके मुंह पे नहीं होंगी। मैं भी सोचती थी क्या करती हैं, लिपस्टिक्स क्यों नहीं लगाती? बेसिकली वो लोग ग्लॉस यूज करते हैं क्योंकि उनकी कंप्लेक्शन इतनी गोरी होती है कि उन्हें ये होता है कि पिंक लगा लें, पीच लगा लें, लेकिन लिपस्टिक उनकी वेदर का भी बड़ा, क्लाइमेट का भी बड़ा फर्क है ना। बड़ा फर्क है, ठंड होती है हर वक्त, तो वो आपका ग्लॉस जो लगाते हैं वो स्टे करता है। यहाँ पे तो इतना गर्मी है हमारा इधर पाकिस्तान में, तो वो मेल्ट हो जाता है, मुंह पे ऑयल आ जाता है। कौन यहाँ पे जो खवातीन बैठी है कौन ज्यादा ग्लॉसी लिपस्टिक लगाती है? हाथ उठा के बताएं कुछ। और किसको ज्यादा थोड़ी सी चमकने वाली लिपस्टिक पसंद है और किसको मैट पसंद? और किसको मैट पसंद है? यार तुम लोग क्यों लिपस्टिक नहीं लगाते? हाथ ही नहीं उठा रहा कोई, हाथ उठाओ खाली। किसको ग्लॉसी पसंद है? ग्लॉसी का वो देखें। हाँ, और इस बच्चे पे तो ग्लॉसी लिप्स भी अच्छे लगेंगे जो ब्लू में बैठी है, ऑरेंज के बराबर में। अच्छा, और किसको मैट लिपस्टिक पसंद है? हाथ उठाए। और बाकियों को लिपस्टिक नहीं पसंद? तो शर्मीली खवातीन हमारे पास। और आपकी बताऊं मजे की बात है कि आपको लिपस्टिक, अगर आप के पास मैट लिपस्टिक और ग्लॉस लिपस्टिक का आप पहचान नहीं सकते, पहचान नहीं है, आपको पता नहीं चलता कौन सी लिपस्टिक मैट है कौन सी ग्लॉस है, तो बेस्ट ऑप्शन इज इसके हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में बेपनाह ब्रांड्स की लिप पेंसिल्स अवेलेबल हैं। आप हर कलर की लिप पेंसिल ले लें और उसको आप अपने होंठों पे लिपस्टिक की तरह भर लें, और फिर उसके बाद आपको अगर लगे कि ज्यादा लिप्स ड्राई लग रहे हैं तो आप उसमें जैसे इन्होंने बताया थोड़ी सी वेजलीन, लिप बाम और लिप ग्लॉस आप ऐड कर सकते हैं। अब लिपस्टिक्स कितनी नुकसानदेह हैं लिप्स के लिए? मेरे लिए ये कोई मसला नहीं है, लेकिन वही अनफॉर्चुनेट लोग जो काले हो जाते हैं होंठ, आपके पास आते हैं। जैसे आप डॉक्टर साहब को फंसा रही हैं, हमें थोड़ी देर में हमारी लड़ाई हो जाएगी। पहले हम सवाल करते हैं, फिर आप डॉक्टर साहब कितना नुकसान है, वही ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और हम ये दोनों की जब बात करने के बाद आप बोलती डॉक्टर इससे किस तरह नुकसान है, तो हमारे में एक दूसरे को देखते उसमें नहीं है। लो भाई, लेकिन एक परसेंटेज है लोगों की जो कि इट कैन बी विद एनीबॉडी जो रिएक्ट करते हैं उससे। जी डॉक्टर, वो लोकल, तो उनके लिए वेस्टर्न कंट्रीज में, तो मैंने सारी जिंदगी इंग्लैंड में यूज किया। जो ये आप वाइट स्किन की बात करेंगे, वाकई वो लोग लिपस्टिक यूज नहीं करते ज्यादा, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। तो वो
ये जो इनके काले होंठ होते हैं, नहीं, वो होंठ काले होने की कई वजूहात हैं। हम एक लिपस्टिक ही उसको ब्लेम न दें। बहुत सी बच्चियां यहाँ 80% हैं, ऐसी आदत है। ये जी, वहाँ पे मुंह बनाए ना, ये प्लीज चलो देख लें। हाँ, ये ऐसे जो दबाते हैं होंठ को, क्यों करते हैं वैसे? ये हाँ है, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की इन अलामतें, या दोबारा बताएं एक बार। या बहुत सी बच्चियां हैं जिनमें इधर बैठी होंगी, इनको आदत होगी बनाने की, ज़बान पे ये भी फेरती है। तो इसके फेरने की वजह से डर्मेटाइटिस आता है। बिल्कुल। और ये प्रेस करने की वजह से डैमेज होके लिप्स चैप्ड भी होते हैं, क्रैक्ड भी होते हैं, फट भी जाते हैं, और मसल भी टेंस होते हैं। वो तो जाहिर है, ऑफ कोर्स आपने प्रेस किया, फिजिकल डैमेज दे रहे हो। अगर यूं बैठे रहे, नहीं, वो बैठे रहने को वो कोई इशू नहीं होता। कुछ लोगों के एक जेनेटिक परसेंटेज है जिनके वो अपने पास तो बच्ची आ जाती है, ये नहीं देखती कि मेरे वालिद के या वालदा के होंठ कैसे थे, वो जेनेटिकली उनके काले होते हैं। लेकिन जो कहें कि पहले ठीक थे और अब हुए, उनमें ये फैक्टर सबसे ज्यादा कॉमन, दबाने वाला और दूसरा फेरने वाला, या सर्टेन कंडीशंस में जब उनमें कुछ विटामिन की कमी होती है, आयरन बहुत कम परसेंटेज में, वो ज्यादा ये जो ये कर रहे हैं या जबान फेर रहे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 50 बार दिन में ये चीज करेंगे तो ड्राइनेस की वजह से डार्क हो जाएंगे। नहीं, ड्राइनेस होती है ना, दबने की वजह से वो बच्चा या बच्ची यही कहेगा कि मुझे ड्राइनेस होती है, मैं इसलिए ये करता हूँ। हालांकि वो रीजन पार्टली होता है, मेजॉरिटी में नहीं है। वो आउट ऑफ, ये टिक जैसे होती है, किसी को ऐसे करने की आदत पड़ जाती है, किसी को ऐसे, ये टिक एक है जो लिप्स, हाँ, तो उससे आप डैमेज करते हैं। अच्छा, अब जैसे ये इन्होंने कहा ये आदत कैसे खत्म की जाए, उसके लिए कोई लिप बाम या कोई ऐसी चीज आप बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, लिप बाम हम बनाएंगे। हाँ। बच्चियाँ, यहाँ पे एक चीज बता दूं कि लिपस्टिक के ऊपर बात हो रही है कि मैट है या ग्लॉस है, जो बच्चियाँ हैं उनको लिपस्टिक यूज नहीं करनी चाहिए, उन पर अच्छी भी नहीं लगती है। वो लिप बाम है, लिप ग्लॉस है, वो यूज करें, बहुत आराम से उसको घर में भी बना सकते हैं। और आजकल स्टेनर्स आ गए हैं, स्टेनर्स जो हैं वो निशान छोड़ जाते हैं पिंक, लेकिन कोई रहते नहीं है चीज में। और दूसरी इम्पोर्टेंट उसमें ये कि जो लिपस्टिक जो बनती है उसके अंदर जो उसकी फॉर्मुलेशन होती है, उसमें जो है ना आर्सेनिक है, कोबाल्ट है, लेड है, इस तरह की काफी सारी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं। बाम जल्दी से बता दें, प्रोग्राम का टाइम बहुत शॉर्ट है। बिल्कुल, हाँ। सबसे ज्यादा उनके पेरेंट्स को कहना पड़ता है कि जब ये बच्ची करे तो इसको पोलाइटली रोकें। एग्जैक्टली। अच्छा जी, ये बाम किस तरह बनेगा? अच्छा, बाम में जो है हमने तकरीबन 5 से 6 जो है बीज वैक्स के बीड्स ले लिए। ये बीज वैक्स, अच्छा, मतलब 5 से 6 हमने इस तरह के बीड्स ले लिए। इसको हमने डबल बॉयलर में मेल्ट करने के डाल दिए, मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं विटामिन ई ऑयल। ये विटामिन ई ऑयल है। तकरीबन अगर हमने 5 बीड्स लिए हैं तो तकरीबन 1 टीस्पून ऑयल लेंगे। सही। अगर विटामिन ई ऑयल नहीं तो कैस्टर ऑयल हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अभी हम इसको करेंगे। अच्छा, ये बहुत स्लो हो रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट रख देती हूँ। अच्छा, फिर आप क्या क्या आप प्रोसीजर बता दें जल्दी से। उसके बाद जो है ये स्ट्रॉबेरी जो है इसका पाउडर है। स्ट्रॉबेरी का पाउडर जी। क्या हमने स्ट्रॉबेरी को किस तरह पाउडर बनाया? बीज वैक्स मक्खी का मोम, उससे मोम निकालते हैं और अच्छा, उसको रिफाइन भी करते हैं। ड्राई हमने किया है, ड्राई करके इसका पाउडर बना लिया है। ये ऑर्गेनिक बाम बनता है, ऑर्गेनिक कलर बनता है। इसको हम मेल्ट करेंगे पहले, और मेल्ट करने के बाद जो है हम ये पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। अगर हमें कलर डार्क चाहिए तो कलर वो ज़्यादा ऐड कर लेंगे। इसी तरह हम चुकंदर का पाउडर भी डाल सकते हैं, गाजर का भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ ड्राई करके हम उसको भी डाल सकते हैं। ऑरेंज वाला पीच आ जाएगा ना, ऑरेंज होंठ इसको अच्छे लगेंगे, वो पीच हो जाएगा ना। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और इसमें क्रिएटिविटी है। अगर आप डिफरेंट कलर चाह रहे तो जो क्रेयॉन्स होते हैं, बच्चों के जो कलर्स होते हैं, उसको मैश करके थोड़ा सा वो ऐड कर लें। तो उससे नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होता क्रेयॉन्स का। जो कलर आप चाहेंगे वो उसमें आप ऐड कर लीजिए। तमाम चीजें हमने मिक्स की। खरीदती हैं, अब ये बना के रखेंगे। हाँ, और क्या। हाँ, तो ये बना के रखेंगे किस चीज में? किसी डिबिया में? हाँ, डिबिया में रखे हैं, बना के। ये देखिए बन गया था फटाफट। ये बन गया है, ये ड्राई हो जाएगा।
और किसी को गरम गरम लगा देना, दुश्मनियों की इस तरह से बन जाएगा। ये है बाम की सूरत में। अगर हम इसमें ऑयल बढ़ा देंगे तो ये हमारा ग्लॉसी उसमें आ जाएगा। ओह वाओ। और अगर तो आप खा भी लें तो कोई नुकसान नहीं। और जैसे बच्चियों को डिफरेंट कलर्स चाहिए तो जो लिपस्टिक्स बची हुई होती हैं वो थोड़ा सा उसमें डाल दें, जो कलर आपको चाहिए आपको कलर बन जाएगा। जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया आप सारे एक्सपर्ट्स का। यहाँ बड़े मजेदार गुफ्तगू करी डॉक्टर साहब। आपने वो जो आपने एक्शन करके बताया ना, वो याद रहेगा, मैं प्रोमो में लगाऊंगी डॉक्टर साहब। तो जी आज जो सवाल था वो ये था कि जो आप अपनी कंफ्यूज हुए हुए होते हैं, हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन आप उसको एतदाल से इस्तेमाल करें तो शायद आप साइड इफ़ेक्ट्स को भुगत सकते हैं। और ज़िंदगी 4 दिन के लिए है, ये भी कहना गलत नहीं है। आपको अपने आप को अच्छा खूबसूरत रखना चाहिए, अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। गोरे रंग के पीछे ना भागें, स्किन हेल्दी रखें तो वो ग्लो भी करेगी और आप खूबसूरत अट्रैक्टिव लगेंगे, आपको अच्छा लगना है। आपके ख्याल में या होना चाहिए जिंदगी में या नहीं? जिंदगी में या होना बहुत जरूरी है जी। जिंदगी में अगर या नहीं हो हाँ तो चॉइसेस नहीं होंगी और आप एक ही चीज के पीछे चल चल के थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो ये जो या है ये आपको जिंदगी में वैरायटी देता है। इस वैरायटी में से आपको क्या चुनना है ये दिमाग आपने बनाना है। और हर किसी की अपनी पर्सनालिटी होती है, उस या को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। बिल्कुल, क्या बात है आप। चलो अब यहाँ पे बात करते तरह हम प्रोग्राम खत्म करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात कल होगी। हाँ जी वाजिद, आप कल छुट्टी करेंगे या आएंगे? मैं आऊंगा। अल्लाह हाफिज़।